स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग को सिखाने के लिए। हम प्रधानमंत्री कुछ ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो हमें चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिया जाता है। वो अप्लाई किया लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हुआ उसमें। चीजों को छोड़ के, अपना कला को छोड़ के और हम दूसरा चीजों को कॉपी करने के चक्कर में और कोई एक्चुअल कला का वैल्यू सोच के पकड़ के लेके। माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त, तो उनके हाथों से मुझे वो प्राइज मिला था। मैं अपना टीना मानी जी के लिए मैं कुछ पेंटिंगें बना रहा था। उन्होंने मेरे को वही सब्जेक्ट दिया कि आप कांगड़ा पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, आपसे हम नल दमयंती के चित्र बनवाएंगे। ये कलर है, ये सारे अब हमारे हथियार ही हैं। अब हम इनको छोड़ देंगे तो फिर तो हम बिल्कुल वो बोलते ना कि जीना बेकार हो गया। और इसमें प्योर सोना यूज किया हुआ है पूरा। ये सारा तो उसमें मेरे को इतना पता चला कि आपका नंबर आ गया है। धक लगी हुई जब राष्ट्रपति जी आ गए तो वहाँ पर को लेके आप हंसते हंसते आखिरी सांस तक ले सकते हो। अंबानी लोग के साथ आपका कैसे, उनको कैसे पता चला अनिल अंबानी, टीना अंबानी जी को आपके बारे में? नमस्ते मुकेश जी, हमारे साथ डॉक्टर सिन्हा अनप्लग्ड में समय देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो भी नौजवान इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को समझने के लिए इंटरेस्टेड है, जो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, इसको पैशन के लिए सीखना चाहता है, उसको आपके एक्सपीरियंस के थ्रू अगर थोड़ा गाइडेंस मिले तो इससे बड़ा चीज़ कुछ हो नहीं सकता। और ये इस चीज़ के लिए आप जो समय दे रहे हैं इसके लिए बड़ी धन्यवाद। मुकेश जी, हमारा पहला प्रश्न ये है, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? देखिए, ऐसा है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई के दौरान ही मुझे पेंटिंग का इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन उस टाइम की पेंटिंग और आज की पेंटिंग में काफ़ी फ़र्क होता गया धीरे धीरे। तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैं घर में फ्री रहता था, तो उस दौर में मैं क्या करता था, घर में जो कैलेंडर वगैरह होते थे, जो भी मेरे को फ़ोटो पिक्चर अखबारों में, कहीं किताबों में, उसको देख के मैं शुरू कर देता था बनाने के लिए। और विडंबना इसकी बात की होती थी कि मटेरियल बड़ा कम मिल पाता था, घर वाले मटेरियल नहीं लेके देते थे, तो थोड़ा उनके साथ झगड़ा भी करना पड़ता था घर वालों से। तो वैसे तैसे मटेरियल लेके मैं उसमें कलर भी भर देता था। फिर जो रिलेटिव आते थे वो देखते थे कि यार ये तो मतलब ऐसे शुरू से लेकर मतलब धीरे धीरे ऐसे ही मैं जो 10वीं की परीक्षा के बाद भी मैं पेंटिंग को अपनाने जारी रखा। उसको पेंटिंग को जो आप पसंद करते हो, पेंटिंग के साथ आपका जुड़ाव, आपने अपने जीवन के किस मोड़ पे, बचपन में अगर हो तो किस मोड़ पे ये समझ पाया कि ये ऐसा कुछ है जिसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए मुझे? वैसा था कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि पेंटिंग को मैं करना शुरू किया तो 1988 की बात है कि मेरे एक सिस्टर थे, उनकी मैरिज हुई। तो उनकी जहाँ मैरिज हुई उसमें जो उनके जो रिलेटिव थे, उन्हीं में एक जो हमारे गुरुजी थे वो श्री चंदूलाल रैना जी थे, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट थे और नैन सुख फैमिली के 8वीं पीढ़ी के वो मतलब आर्टिस्ट पेंटिंग करने वाले। नैन सुख फैमिली मतलब? नैन सुख फैमिली ऐसा कि जो पंडित सेऊ जो हमारी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है इसके माने हुए आर्टिस्ट हुए, पुराने आर्टिस्टों में उनके 2 बेटे हुए, नैनसुख और मानकू। उन्होंने ही इस कांगड़ा पेंटिंग को धीरे धीरे आगे रिवाइव किया। तो राजा संसार चंद के टाइम में तो फिर काफ़ी इस पेंटिंग की डेवलपमेंट हुई। तो जो मैं बात कर रहा हूँ श्री चंदूलाल रैना जी की, वो उन्हीं की फैमिली की 8वीं पीढ़ी के वो चित्रकार थे। अच्छा जी, वो जनरेशन में ये चीज़ आगे बढ़ा। अच्छा, तो उनके पास फिर मेरे को जब उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी तो उनके पास मेरा फिर एडमिशन करवाया ले जाके। तो वहाँ से मेरा इस पेंटिंग को सीखने का जो सफ़र वो शुरू हुआ। और ये कौन से उम्र में वो? ये उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। जी, स्कूल खत्म होने वाली थी? राइट, स्कूल अभी खत्म हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि 8वीं 10वीं की परीक्षा में दे चुका था। उसके बाद रिजल्ट वगैरह के बाद उसी दौरान मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। 1988 की बात कर रहा हूँ। एडमिशन आपने खुद जाके किया कि नहीं, परिवार वाले? वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे सिस्टर के वो रिलेटिव थे, तो उन्होंने फिर मेरी वो पेंटिंग उन्होंने वहाँ पहुँचाई कि ये जी हमारा एक बंदा ये पेंटिंग करता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास भेज दो। तब वहाँ मेरी पेंटिंग उन्होंने सेलेक्ट की। लेकिन वो उसके बाद भी उनके पास हमारे जो यहाँ भाषा संस्कृति विभाग है शिमला, उसके थ्रू उनके पास गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर स्कूल चलता था। 4 साल की ट्रेनिंग होती थी उसमें। तो उसमें 4 साल का जो प्रशिक्षण दिया जाता था, उसमें फिर मेरा जो है वो दाखिला हुआ।
फिर वहाँ से इस चित्रकला को सीखने का जो है कि मेरा जो जर्नी शुरू हुई मेरी। और चित्र कला विभाग जो है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो बहुतों को ये हिंदी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इवन मैं भी सीख रहा हूँ आजकल हिंदी। ऐसे कि हमारे ऑडियंस भी बहुत सारे होंगे जो जिन्हें कांगड़ा पेंटिंग सब्जी साइड से पहली बार सुनाई दे रहा होगा। तो ये कांगड़ा पेंटिंग है क्या, इसका इतिहास क्या है, ये इसका ट्रेल क्या है, थोड़ा इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। देखिए जी, कांगड़ा पेंटिंग का इतिहास ऐसा कि ये 1730 ईस्वी से सेंचुरी से स्टार्ट हुई तो उसके पीछे भी है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है तो उसके बाद 1730 ईस्वी से लेकर 1840 ईस्वी तक जो थे, मतलब इस चित्रकला का शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे जो सबसे पहले तो ये चित्रकार जो थे ये कश्मीर से पलायन होके आए थे, माइग्रेट होके। तो मतलब उस टाइम में मुगलों का शासनकाल था। तो मुगलों के शासनकाल में यही उस वक्त 1730 1840 ईस्वी लेकर चले। तो मुगलों के शासनकाल में ऐसा कि पेंटिंग चित्रकला तो काफ़ी डेवलप की उन्होंने, काफ़ी उस टाइम में काफ़ी चित्र भी बने और उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना भी की और काफ़ी चित्रकारों को अपने साथ जोड़ा भी। लेकिन धीरे धीरे मुगल शासनकाल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद जैसे जैसे अन्य राजा आते गए तो उन्होंने इस चित्रकला के प्रति अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई और ये धीरे धीरे कला जो है वो ख़त्म होने के कगार पर आई। फिर चित्रकारों को उन्होंने कहा कि हम आपको आश्रय नहीं दे सकते, आप अपनी अपनी जगह पे वापस जा सकते हैं। तो फिर वो चित्रकार जैसे कि जो हिमाचल के थे वो हिमाचल को आए। उस वक्त हिमाचल और पंजाब इकट्ठा होता था, तो पंजाब में बस गए और कुछ चित्रकार हिमाचल के भी पंजाब में बस गए, क्योंकि हिमाचल और पंजाब इकट्ठा होता था। तो मतलब वैसे वैसे ही इस चित्रकला का आरंभ हुआ। तो हमारे यहाँ पर उस टाइम राजा संसार चंद जी का जो शासनकाल था उसमें इस चित्रकला का काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुई और राजा संसार चंद ने गुलेर नाम की जगह पर चित्रकारों को आश्रय दिया और उनके शासनकाल में इस चित्रकला का काफ़ी डेवलपमेंट हुई और उन्होंने काफ़ी चित्रकारों को, ये मैं बता रहा हूँ कि नैन सुख और मानकू के समय में वहाँ पर उन्होंने महल में आश्रय भी दिया, उनको रहने को भी, उनको खाने को भी और उनको ज़मीन जायदाद भी जो देते थे वो इसीलिए कि वो चित्रकार उनके महलों में काम करते थे। जी, मैंने उन्होंने बेसिकली उनको संरक्षण दिया इस चित्रकला को संरक्षण दिया मुगल्स के ब्रुटैलिटी से बचने जी। और ये कौन से साल या किस दौरान ये हुआ था? 1800, 1700, 1600? 1800 मैं बता रहा हूँ 1730 और 1814 के। अच्छा, इस दौरान 1730 और इसके दौरान। ओके, मैं ऑडियंस को और थोड़ा क्लैरिटी के लिए ये बता दूं, कांगड़ा पेंटिंग जो है, कांगड़ा पेंटिंग इट्स अ स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग का स्कूल है जिसके पहाड़ी पेंटिंग्स के स्कूल के अंडर में कांगड़ा पेंटिंग आता है। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो और भी कुछ पेंटिंग्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हर पेंटिंग का एक स्टोरी होता है, हर एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग का एक स्टोरी होता है। कांगड़ा पेंटिंग में किस टाइप का चीज़ें डिपिक्ट किया जाता है? क्योंकि मैं सबसे पहले छोटी सी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब हमने इस पेंटिंग को शुरू किया था अपने गुरुजी के पास, उस टाइम में कुछ भी नहीं होता था, ना मटेरियल होता था, ना कलर होते थे, ना ब्रश होते थे, ना पेपर होता था। सिर्फ गुरुजी के पास जो मटेरियल होता था वो भी हमारे दिमाग में नहीं पता होता था कि क्या चीज़ है ये और ये कहाँ मिलती है। तो उस टाइम हम लोग जो लकड़ी की तख्ती होती है ना, उसके ऊपर काम करते थे। मतलब एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, फट्टा टाइप होता था। हमारे यहाँ बच्चे उसमें कलम और दवात लेके लिखते थे। उस टाइम फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को वो दी जाती थी पढ़ने के लिए, क ख ग लिखने के लिए। तो उस पे हमारे गुरुजी उसके ऊपर हमारे से प्रैक्टिस करवाते थे। तो और एक दिन में उन्होंने बोला कि ये 10 फेस चाहिए एक टाइम में, 10 फेस बनाने, फिर शाम को 10 फेस और चाहिए। फेस का मतलब? फेस मतलब चेहरे। अच्छा, 10 फेसेस, लेडीज और जेंट्स चेहरे, और वो भी ब्रश के साथ डायरेक्टली बनाने पड़ते थे, पेंसिल यूज नहीं करवाते थे, काली स्याही और ब्रश। तो उसके साथ जो हमारा वो सारा काम चलता था। फिर धीरे धीरे जब पेपर के बारे में उनसे हमें नॉलेज मिला तो उसके बाद फिर हमने जो कागज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। बाकी आपने बात पूछी है कि कांगड़ा पेंटिंग में क्या खासियत है और ये मतलब कैसे इसको, तो सबसे पहले कि मैं बता दूं कि हमारे कांगड़ा पेंटिंग में एक तो सबसे पहली खास बात यह है कि ये लाइन प्रधान पेंटिंग बोलते हैं इसको। इसका मतलब? मतलब कि बारीक से बारीक लाइन, हर चीज़ में आपको लाइनें नजर आएंगी। जैसे आप
वो मैग्नीफायर ग्लास लेके जी। बारीक से आप जी, जी, कर रहे जी। थे, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा सर इसकी जो कर रहे बैकग्राउंड में देखेंगे एक एक स्ट्रोक जो है वो ब्रश के साथ एक एक लाइन, फेस में लाइन, बाजू में लाइन, पहाड़ों में देखे पानी में लाइन, हर जगह आपको लाइन से मतलब काम करने का, इसीलिए इसको लाइन प्रधान पेंटिंग बोलते हैं। और हमारे इसमें गीत गोविंद, बारहमासा, फिर नायिका भेद, रामायण महाभारत ऐसे विषयों पर चित्र बने हैं। गीत गोविंद क्या गीत होता गोविंद मीन राधा कृष्ण के चित्र। अच्छा, और अगर सही मानने में माना जाए तो हमारी जो कांगड़ा पेंटिंग है इसके हीरो ही कृष्ण है। कृष्ण को बेस करके पूरा स्टोरी टेलिंग होता है जी, यहाँ जी, पर। जी। अच्छा, तो इस यही जो सब्जेक्ट जो मेन हमारे कांगड़ा चित्रकला में दर्शाए जाते हैं। अच्छा, अच्छा, मैंने ये सुना है, मुझे पता नहीं ये अफवाह है कि सच है। मैं एक्चुअली एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एक रिसर्च कर रहा था हिमाचल हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म के ऊपर। मेरे जस्ट जब पीएचडी कंप्लीट हुआ था उसके बाद उस रिसर्च के दौरान कुछ इंटरव्यूज़ में मुझे पता चला कि क्योंकि कांगड़ा पेंटिंग या ये जो उस समय तो कांगड़ा पेंटिंग नाम नहीं था, जब जो कलाकार यहाँ पर पलायन करके आए जी। उस समय वो राजा लोग के दरबार में वो पेंटिंग करते थे। बट मुगल्स जब आए, मुगल्स को वो कृष्ण जी को डिपिक्ट करके चीज़ें होता था, उनको वो पसंद नहीं था और वो उनको शरण नहीं दिया। एंड देन उनको मारने का ऐसा कुछ सीन बना एंड फिर वो पलायन किए वहाँ से भागे। एंड फिर यहाँ का राजा ने, जैसे आपने बताया, जी। यहाँ पर उनको शरण दिया गया। क्या ये सब सच्चाई है? नहीं, सच्चाई इसमें ये भी सच्चाई है, लेकिन इसमें बात ऐसे कि जब चित्रकार यहाँ पर आकर मतलब राजों के इसमें स्टे किया उन्होंने, तो ऐसा था कि जो हमारे राजा थे वो धार्मिक विचारों वाले मतलब व्यक्तित्व था उनका, तो इसलिए वो ज़्यादातर चित्र जो थे वो देवी देवताओं के ही बनवाते थे। ये क्या वो कटोच घराना का जो राजा जो कांगड़ा में थे वही राजा? लंबा गांव जो है, जी जी, लंबा गांव के। तो आपने ये 12 मासा सीरीज देखी होगी, उसमें वो चित्र तो 12 मासा सीजन के ऊपर डिपेंड है। 12 मासा का मतलब 12 महीने, वर्ष में जो 12 महीने आते हैं, चैत्र बैसाख आषाढ़, इस तरीके से। तो उसमें हमारा जो हीरो हीरोइन है उसमें कृष्णा जी को दर्शाया गया है। आप एक एक चित्र देखेंगे तो राधा और कृष्ण को ही दर्शाया गया है। जो भी मैंस फिगर है उसमें कृष्ण जी का ही फेस उसमें दिखाया गया है। इसमें भी क्या ये कृष्ण जी हैं? ये राग जी की, ये राग चंद्र की पेंटिंग है। ये रागमाला के चित्र है। रागमाला का मतलब? रागमाला रागों के ऊपर जो विषय राग सुर का जो राग होता है, जी जी जी, उसके ऊपर ये राग चंद्र की पेंटिंग है कि जो भी पूरा स्टोरी टेलिंग जो कांगड़ा पेंटिंग के थ्रू दर्शाया जाता है विभिन्न आर्टिस्ट के थ्रू, और धीमान जी जो दर्शाते हैं, जिस कारण से उनको नेशनल अवार्ड मिला है, ये पूरा का पूरा जो सेंटर पॉइंट जो है, मेन कैरेक्टर सेंटर पॉइंट है, वो राधा कृष्ण जी को बेस करके पूरा का पूरा स्टोरी टेलिंग होता है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको, जो पहला क्वेश्चन शुरू किया था वहाँ से मैं पूछूंगा। जब आपने ये शुरू किया, आपको जब आपके रिलेटिव ने गुरुजी के पास लेके गया, क्या आपका परिवार ने आपको साथ दिया था? बिल्कुल, परिवार वालों ने तो मेरा साथ दिया। वो तो चाहते थे कि ये घर में बैठ के कागज काले करता रहता, तो चलो इसको आपको कभी ऐसा नहीं बोला नहीं इसमें ना जाओ उसमें जा? नहीं, कभी मेरे घर वाले, बल्कि मेरे फादर खुद मेरे को छोड़ने आए। तो मेरे फादर, अब मैं थोड़ा सा बताऊँ, मेरे फादर रेलवे से ऑफिसर रिटायर्ड हैं, JNK से। तो उनकी तो रेलवे में जर्नी चलती रहती थी, पोस्टिंग ट्रांसफर रहता था। तो उन्होंने खुद मेरे को वहाँ छोड़ा, और मेरा आने जाने का जो भी और मेरा रहने का खर्चा वगैरह वो देते थे। क्योंकि उस टाइम हमें स्टाइफंड तो मिलता था, लेकिन मात्र 300 रुपया मिलता था उस टाइम में। स्टाइफंड किस चीज? स्टाइफंड मीन पेंटिंग सीखने का। ये कौन सरकार हमें स्टाइफंड देती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट जो पेंटिंग करना चाहते हैं अब भी देती है, अब भी देती है। आप जब शुरू किए तो वो कौन सा साल था? वो 1988। 1988। 300 रुपीज तो मैं जन्म लिया था सर। जी जी जी, उस वक्त हमें 300 रुपीज मिलता था जी, प्रमोट करने के। जी जी। अब यहाँ पर दो मजेदार, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट ही है कि जो यंग जनरेशन है जी, जिनको दबाव होता है कि ये प्रोफेशन में जाना है, क्योंकि पड़ोसी बोल रहे हैं, क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्त वो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा है, पता नहीं उसमें अच्छा लगेगा कि नहीं, पैसा बहुत है उसमें। बट यहाँ और एक चीज होता है गवर्नमेंट जॉब। उसमें हम, मैं किसी से बात कर रहा था, कोई एक स्टूडेंट है कि स्टूडेंट मेरे पास आया, सर मुझे पता नहीं सर क्या करना है, मुझे 95% मिला है, मुझे क्या करना चाहिए क्लास 12 में? बोला क्या करने का इच्छा है? सर मेरे को UPSC देना है। बहुत बढ़िया, मेरे को ये बताओ क्यों देना है? सर
क्योंकि उसमें बहुत पावर है सर, उसमें बहुत ग्लैमर है। मैंने तो बोला मत दो। अच्छा। आपका जो सोच पावर के साथ जा रहा है, आपका वाई अगर क्लियर नहीं है, क्यों करना है कोई चीज को, अगर करना है बट उसके साथ आपको ये दिल से पता ही नहीं है, कनेक्शन नहीं बना क्यों करना है, तो उसमें मत जाओ। तो अब आप एक फैमिली से आ रहे हो जो रेलवे फैमिली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उस समय 90s में आप 1988 में जब आप बोल रहे हो, तो स्टार्टिंग ऑफ 90s एंड 1988 उस समय तो गवर्नमेंट जॉब, और अभी भी जो है तो उस समय तो और ज्यादा था। 1988 टू 1992 तक ट्रेनिंग की हमने 4 साल। उस समय आपके पिताश्री ने, जिन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो आपको फोर्स नहीं किया, नहीं भाई तुमको गवर्नमेंट का जॉब करना है, तुम क्या आर्ट कर रहे हो। और मेरा बात को मैं आपसे पूछूंगा अब ये सच है कि नहीं, एक नोशन है, मैं देखा हूँ हमारे देश में और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि पेंटिंग आर्ट फॉर्म, इसमें पैसा नहीं है, इसमें पैसा नहीं, तो कोई बच्चे को अच्छा भी लगता है ना तो रोक दिया जाता है। बट आपसे एक एग्जांपल हमारे दर्शकों को मिलेगा जहां पर आपको सपोर्ट मिला है, और आगे का जर्नी आप तो काफी पैसा है, आप तो आर्ट में काफी पैसा होता हूँ। इस विषय में भी हम बात करेंगे, इस विषय में तो आएंगे। तो आप खुश हैं इसमें, ये काम में? ऐसा नहीं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी ने, हमने काम तो शुरू कर दिया पेंटिंग पे, ट्रेनिंग हमें गुरु भी अच्छे मिल गए, पर यह था कि डर बहुत लगता था गुरुजी से। हम तो छोटे छोटे थे, गुरुजी बुजुर्ग 74 ईयर थे, एज थी उनकी। तो मतलब वहाँ से जो लोग पढ़ाई लिखाई वाले जाते थे, स्टूडेंट हमारे जानने पहचानने वाले, वो आते थे हमारे पास, बैठ जाते थे, हमें बोलते थे यार ये आप क्या करते रहते हो ऐसे बैठ के, यार ये यहाँ पर कागज़ ख़राब करते रहते हो, आपका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर आपका कैसे बनेगा। हमने कहा चल अब 1 साल हो गया भाई, अब हमने 4 साल ट्रेनिंग करनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रमोट कर रही है, तो देखो अब 4 साल के बाद क्या होगा। तो मतलब उन परिस्थितियों में हम लोग लगे रहे। फिर भी वो ट्रेनिंग करने के बाद भी हमने 1 साल तक ऐसे मतलब इधर उधर ही काम किया, लेकिन कोई मतलब हमें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि अब इसमें क्या है। लेकिन हमें पेंटिंग को नहीं छोड़ा, और हमारे गुरुजी ने भी हमें यही कहा था। हमारे गुरुजी की मतलब मृत्यु हो गई, एक्सपायरी हो गई, लेकिन उन्होंने हमारे साथ एक ही बात कही थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस कला को कभी मत छोड़ना। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लियर करना है, आपसे एक सवाल का आंसर जानना है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को स्टाइपेंड नहीं दे रहा, उस केस में आप क्या करते? उस केस में अब शुरुआत तो हमने कर ही दी थी, पढ़ाई छोड़ चुके थे, 2 साल हो चुके थे। आपने स्कूल +2 कंप्लीट किया? +2 फिर यहाँ आके की हमने +2 भी। अच्छा, पढ़ाई ट्रेनिंग के दौरान। आप एक्चुअली कहाँ से हो? हिमाचल के? एक्चुअली मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल के कौन से? हिमाचल के पालमपुर का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन अभी तो वहाँ से माइग्रेट हो गया, हम भी यहाँ आ गए हैं। और मेरे फादर ने जम्मू में सर्विस की है जी, तो मतलब 20-25 साल मेरा मतलब वर्थ वही का ही है, J&K गए जी। और अगर पढ़ाई लिखाई वही की है। मैं एक अच्छा, वहाँ पर आपने स्कूलिंग किया? स्कूलिंग वहीं की है। फिर उसके बाद स्कूलिंग के बाद जब पेंटिंग कर रहे थे आप, पेंटिंग में ही पेंटिंग, मुझे मेरा फीलिंग ये पेंटिंग ही एक पढ़ाई है। मेरे को पेंटिंग में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था, और साला मैं स्कूल में फर्स्ट आता था पेंटिंग में, चाहे कंपटीशन में भेज दो, जहाँ मर्जी भेज दो, वहाँ मेरी फर्स्ट ही ग्रेड होता था। गुरुजी जब आपको शिक्षा दी पेंटिंग के ऊपर, उसके बाद उसको क्या कोई सर्टिफिकेशन हिसाब से? हमें मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें, जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। उस समय चीफ मिनिस्टर कौन हुआ करते? जो चीफ मिनिस्टर होते शांता कुमार जी। शांता कुमार जी, जी 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 जी। अभी हमारे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था। जी 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 जी। तो अब उस सर्टिफिकेट को क्या डिप्लोमा हिसाब से कंसीडर करते कि क्या, किस डिप्लोमा? डिप्लोमा जी जी। फिर वो सर्टिफिकेट पाने के बाद आपने क्या किया? तो उसके बाद फिर हम लोगों को फिलहाल तो हमने अपना ही मतलब काम जारी रखा, इधर उधर एक शॉप लेके हम काम करते, मैं और धनीराम जी दोनों काम करते रहे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1994 में एक यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे मैडम मनीषा सिरदर जी, उनको पता चला कि कुछ लड़के कांगड़ा पेंटिंग का, क्योंकि ये कांगड़ा पेंटिंग, मैं एक बात और बताऊँ आपको, 1988 में जो था ना ये कांगड़ा पेंटिंग, जो वो 3 आदमी करते थे टोटल, एक हमारे गुरुजी, एक उनका लड़का था, और एक उनका शिष्य था। अच्छा, तो मतलब टोटली 3 आदमी काम करने वाले बचे थे 1988 में। फिर 2 लोग हम तैयार हुए, तो 2 हम जब तैयार हुए तो उसके बाद आज की डेट में हम लोगों ने मतलब इस काम को काफ़ी बढ़ा दिया है। और सवाल आपका वो है कि
तो मैं बता रहा हूँ कि 1994 में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने हमारे साथ संपर्क किया। फिर उन्होंने एक प्लान किया कि और क्योंकि उन्होंने हमारे से कुछ व्यूज़ लिए कि आप लोग काम करते हो, कैसे करते हो, क्या ये, तो हम लोगों ने बताया कि ऐसे हम 2 लोग काम करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आपको कहीं हम एज एक जगह पे मतलब सेटिस्फाई कर दें, वहाँ आप बैठ के काम भी करो और मटेरियल वगैरह हम देंगे आपको। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें मंदिरों में जो है एज ए पॉइंट कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मतलब स्कीम आया। अच्छा। एक स्कीम आया जिसमें 4-5 लाख रुपए की एड आई, पैकेज आया होगा, पैकेज। हाँ। और उसमें हमें कांगड़ा, चामुंडा और ज्वाला जी 3 मंदिरों में 3 आर्टिस्टों को शिफ्ट कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पर हम लोग काम करना, और धीरे धीरे उसकी रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो ऑफिसर लोग शिमला तक पहुँचा, दिल्ली तक पहुँचा काम धीरे धीरे। तो हमारे साथ और लोग जुड़ते गए, फिर ऑफिसर लोग जुड़ते गए। तो फिर ये धीरे धीरे नेचुरली मंदिरों का फिर सरकारीकरण हो गया। तो हम भी फिर उसमें एज ए सरकारी एम्प्लॉय हो गए। मंदिरों में क्या काम करना पड़ रहा है? यही पेंटिंग बनाना। वो पेंटिंग ऐसे पेंटिंग बना के हमें एक टारगेट दिया जाता था कि आपने इतनी 2 या 3 पेंटिंगें मंदिर अकाउंट में हमें जमा करवाना पड़ता था। वो अकाउंट का हमारे पास ही वहाँ डिस्प्ले बोर्ड बनाया था, उसमें लगा के फिर उसका जो भी खर्चा होता वो तो हमें सरकार ही देती थी, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस या सेलिंग पैसा होता था वो उस अकाउंट में हमें जमा करते थे। और मंदिर ने हमें एक बिल बुक दी थी, उसका बिल काट कर हम कस्टमर को दे देते थे। और वहाँ पर सेलिंग कैसा होता था? जी, सेलिंग ठीक हो जाता था वैसे। हाँ, तो कुछ पेंटिंग गिफ्ट में भी चली जाती थी। अब ऑफिसर लोग आते थे, क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा मार्केटिंग का उस वक्त पता भी नहीं था, तो चल जाता था मतलब काम, क्योंकि हम लोग तो हमें तो पे मिल जाती थी ना, ताकि इसमें जो। अब एक प्रश्न है जी, अब जब ये पेंटिंग शुरू करते हो, पहला कागज के टुकड़े में पहला पेन या ये रखने, क्या सोच के या किसी को आह्वान करके आप स्टार्ट करते हो, किसी को प्रेयर करके, या क्या प्रथा क्या है इसका? देखो जी, मैं तो सबसे पहले बता दूं, मैं तो चामुंडा माता का भक्त हूँ। तो कृष्णा भी अब हमारी, मैं बता चुका हूँ कि हमारे गॉड जो भगवान कृष्ण जी हमारी पेंटिंग हीरो, तो हम तो कृष्ण जी का नाम लेकर शुरू कर देते हैं। हाँ, बाकी पेंटिंग जब हम शुरू करते हैं तो एक शीट ले लेते हैं, तसली पेपर जो हैंडमेड शीट होती है, उसको जो भी पेंटिंग हमने बनानी उस साइड में काट लेते हैं। फिर उसमें विषय, या तो अगर किसी का कॉपी वर्क करना है तब तो विषय पता कि ये बनाना है। अगर किसी ने बताया कि नहीं जी उसने हमें श्लोक भेजा है या कोई कविता भेजी है, उस तरीके से बनाना है, तो उस तरीके से फिर हमें वो पहले उसकी ड्राइंग पहले वो पढ़ना पड़ता है कि अब इसमें क्या लिखा है, कृष्ण के लिए लिखा है या राधा के लिए लिखा है। तो उसकी ड्राइंग करके उसमें क्या क्या करना, पानी ऐड करना है, पेड़ ऐड करना, वो पूरी ड्राइंग कच्ची ड्राइंग करके मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करके फिर उसको एक ट्रेस पेपर पे उतार लेते हैं हम लोग। ट्रेस पेपर पे उतार के फिर उसको पक्की ड्राइंग करते हैं, फिर उसका ट्रेसिंग बना के फिर वो पेंटिंग हम शुरू करेंगे। ये पेंटिंग को जब बनाते हो, मैंने ऐसे सुना है, सच है कि आप, क्योंकि मैं बहुत ही खराब ड्राइंग करने वाला हूँ स्कूल लाइफ से। आप तो मेरा हैंडराइटिंग भी देखोगे तो बोलोगे क्या आपके क्लास 1 के बच्चे हो क्या। तो एनी हाउ, अब जब पेंटिंग करते हो, लोग ऐसे बोलते हैं जब कलाकार पेंटिंग करता है तो उनका आत्मा उसमें घुस जाता है। जी, आत्मा जुड़ जाता है। सुना हूँ, कभी इसका मतलब नहीं समझ पाया। मतलब वो ऐसा ना कि अब बाकी को तो नहीं, मैं अपनी बात ही करता हूँ कि जैसे कि कई बार होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, तो काम कर रहा हूँ और पेंटिंग, मानो मैं एक पेंटिंग में प्रताज लगा रहा हूँ, और सब प्रताज ऐसी चीज़ है। प्रताज क्या होता है? प्रताज वही लाइन, अच्छा, बैकग्राउंड में, और उसमें ऐसा है कि अगर एक एक लाइन लगा रहा हूँ और उसमें एक भी लाइन के साथ लाइन अगर मोटी पतली हो गई तो मेरे घर वाले मेरे लिए चाय रखे हैं यहाँ पे। मेरे को याद है कि चाय रखी है, लेकिन वो मैं उस चीज़ में इतना बिजी हो गया हूँ, इतना मतलब खो गए, मेरे को ये नहीं पता कि ये चाय कितनी देर से रखी हुई है, चाहे दोबारा भी रख गए वो कोई पता नहीं होता। बस वो उसमें इतना बिजी हो जाता हूँ, जब जाके फिर वो खत्म होगा तब जाके फिर आगे का काम शुरू होगा, क्योंकि वो चीज़ें इतनी टिपिकल चीज़ें और इतनी मतलब सेंस और इतना उसमें वो पेशेंस बनाना पड़ता है कि अपना आप उसमें बिल्कुल डालना पड़ता है। और खासकर बात आती है जब चेहरे बनाते हैं हम अपने फेस वगैरह, तो उसी तरह का भाव, उसी तरह बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर काम करना पड़ता है। यहाँ पर ऑडियंस को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक बोला जाता है जब आपको पता ही नहीं चले कि समय कैसे पार हो जा रहा है,
आप जो काम करो मतलब वो काम आपके लिए बना हुआ है, आपको समय का कोई ध्यान नहीं रहता, कब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 3 घंटा बिल्कुल पार हो गया, पता पता नहीं चला। अब धीमान जी से उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से जो पता चल रहा है वो वही है जी। कि जब पेंटिंग कर रहे हैं तो पता ही नहीं चला समय का बहाव कैसे हाँ जी, बह के चल बिल्कुल गया। बिल्कुल। और मैं साथ में ओल्ड सॉन्ग का मैं काफ़ी शौकीन हूँ, तो वो सॉन्ग चलते चला रहते हैं रहता धीरे धीरे, और काम चलता रहता है। और रात को कभी कभी 12 बज जाते हैं, मेरे फादर सुबह मेरे को डांटते भी हैं कि यार आप सोने के टाइम सो लिया करो। हाँ, अभी भी डांट पड़ती है हमें। आपके पिताजी, आपके फैमिली में भी कोई पेंटिंग करता है नहीं, कोई क्या? नहीं करता था। अपनी अनोखा मैं नहीं है। पैशन हाँ, पूरा फैमिली का, पूरी फैमिली का। बाकी पापा मम्मी जो कोई भी नहीं, है ना, ना, दूसरे, कोई मतलब ये तो ब्रेकिंग द आइस हो गया। मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं था हमारा किसी का भी पेंटिंग को, सुना भी नहीं था किसी ने कि कांगड़ा पेंटिंग कोई चीज होती है। तो मतलब ये ऐसा एक बात है, आपको समझना पड़ेगा उस समय 1980s के समय, 88 में सर तो 12 अपने पास किया, 18 साल का उम्र था। जी। 18 साल का उम्र था, मतलब उससे अगर 18 साल अगर मैं माइनस करूंगा, इट इज़ 1970 अगल बगल आपका जन्म हुआ है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ। जी। उस दौर का आपको समझना पड़ेगा। उस दौर में जनरली ये होता था कि परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स जो प्रोफेशंस में होते थे, बच्चे को उस प्रोफेशन में बाय हुक और क्रुक जाना पड़ता था। बट उस समय धीमान जी को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाया। मैं तो उनसे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा आपके जो पेरेंट्स हैं उनका हम सब मिलके थैंकफुल है, क्योंकि उनके कारण आज हम इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया, आपका मन का बात सुनने बोला। एक तो आपका मन का बात सुनने दिया, वो दूसरा वो पेंटिंग करने दिया, तीसरा आपको कोई, क्योंकि आपका परिवार गवर्नमेंट जॉब वाला फैमिली था, वो आपको उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब फोर्स नहीं किया। नहीं, सभी का सपोर्ट मिला जी मेरे को, सभी का, मेरी फैमिली का क्या, मेरे रिश्तेदारों का भी काफी सपोर्ट मिला। अब एक प्रश्न आता है, एक इंसान जो मुझे लगता नहीं मैं जायज़ कर रहा हूँ कि नहीं, पर ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये ऑडियंस का मन में प्रश्न होगा जो भी सुन रहे हैं, पेंटिंग से क्या कोई इंसान अपना जीवन यापन गुजार सकता है पेंटिंग करके? जी, गुजार सकता है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। ऐसा है ना कि अब हम लोग तो चलो एम्प्लॉय भी हैं साथ में, हमें तो पे भी मिल रही है, तो और दूसरी एक बात ये है कि पेंटिंग तो रोज रोज नहीं बिकती है, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण है कि जो बच्चे हमारे पास पेंटिंग सीखी है, जिन्होंने आज 30-25 लोग हैं जो इंडिविजुअली अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, पर वो सिर्फ कांगड़ा पेंटिंग तो बना ही रहे हैं, वो तो उनका प्रोफेशनली काम है जो है परमानेंटली, लेकिन साथ में वो और काम भी कर रहे हैं, जैसे कि बॉल पेंटिंग का भी कर रहे हैं, कपड़े के पेंटिंग का भी कर रहे हैं, जो भी उनको मतलब काम आ रहा है। बॉल पेंटिंग का मतलब? बॉल पेंटिंग मीन दीवारों पे आजकल वॉल पेंटिंग, ओके ओके। घरों में लोग पेंटिंग करवा रहे हैं, जी जी, जैसे कि जैसे आउटडोर करवा रहे हैं, धर्मशाला स्टेडियम यूनिवर्सिटी के दीवारों में वो सारा पूरा जो नहीं किया, पेंटिंग, अच्छा वो सारा नहीं है वो भी, तो मतलब उसमें वो काफी, और उनको इस वक्त मेरे हिसाब से 15-20 साल हो गए काम करते हुए। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में यहाँ रिसर्च एसोसिएट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, जी, तो आते जाते वो जो पेंटिंग्स दीवारों में दिखता था, अच्छा लगता था। वो जब उस वक्त वो सारा काम करवाया था नीचे से लेकर ऊपर तक, कम से कम 100 पेंटिंग बनाई थी हमने यहाँ पे। हाँ जी, वो सारा हिमाचल सरकार ने करवाया था काम। तो मैं बता रहा हूँ कि वो बच्चे अब काम कर रहे हैं, अपना परिवार भी चला रहे हैं और उनको काम भी मिल रहा है, और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो चल रहा है, उनका रोजगार चल रहा है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि पेंटिंग से जीवन यापन नहीं चलता है, चलता है। अगर आपको संतुष्ट होना नहीं, संतुष्ट है, संतुष्ट है। इन द सेंस कोई इंसान को, हाँ, अगर वो इंसान को संतुष्टि पाना, उनको पता है संतुष्टि क्या होता है, और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, हमारे से भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं वो। ठीक जी। अब एक प्रश्न इसके साथ ये है कि अगर कोई नॉन हिमाचली, जैसे सोचो मैं, जी, जो कि मैं बहुत खराब स्टूडेंट हूँगा, अलग बात है, अगर कोई एक नॉन हिमाचली को पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग सीखना है, जी, चाहे वो पैशन के लिए सीख रहा है, चाहे उसको प्रोफेशन बना है, या वो हॉबी के लिए सीखे, कोई भी कारण से, उसका रास्ता क्या है, उसका वे क्या है, कैसे करके वो सीख सकता है, किस तरीके से, कहाँ आके सीखना है, और उसके लिए क्या क्या जरूरी, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या गुण चाहिए एक इंसान में, ताकि वो कांगड़ा पेंटिंग सीख पाए, सीख सके? जी, आपने
इसमें आपने पहले बता दिया कि कुछ हॉबी के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनली, कुछ। तो मैं ये बता दूं कि अब जैसे कि हमारे पास यहाँ काफ़ी लोग आते हैं कि हमने पेंटिंग सीखनी है, तो अब हम पे पूछते हैं कि आप कब तक रुकोगे? मैं जी 1 हफ्ते तो रुकूंगा। तो उसको तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी हॉबी के लिए सीख रहा है, वो मतलब अपने जी के लिए, प्रोफेशनल के लिए नहीं सीख रहा। हाँ, कुछ लोग आते हैं जी मैं 1 महीना रुकूंगा, तो वो भी। और कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो डन करते हैं कि मेरे को पेंटिंग सीखनी है। इसके लिए चाहे आप जो मर्जी करो, चाहे आप मेरे को अपने घर में बुला लो, चाहे यहाँ बैठा लो। अब 2-3 अभी मेरे पास भी पीछे एक लड़का आया था, वो भी अब बोल रहा कि बस मेरे को, उसने अभी अपने कानपुर से आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो बोल रहा कि मैं पेंटिंग वो करता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के बोलता है मैंने कांगड़ा पेंटिंग ही सीखनी है और इसके ऊपर ही मेरे को अपना रोजगार आगे चलाना है। तो मतलब ऐसे कुछ लोग आते हैं, कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं हमारे पास, वो भी कांगड़ा पेंटिंग सीख के गए यहाँ से, और वो काम करके हमें बताते भी हैं कि मैं देखो जी ये काम कर रहा हूँ अभी भी। तो मतलब सीखते हैं लोग। आपका कहना ठीक है, कुछ हॉबी के लिए सीखते हैं, कुछ अपना प्रोफेशनल, लेकिन लोग सीखते हैं, और कुछ लोग उसमें रोजगार भी चला रहे हैं अपना, और आगे सिखा भी रहे हैं बच्चों को। परिवार का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जी। किसी का जॉइंट फैमिली होता है, किसी का न्यूक्लियर फैमिली होता है। पेंटिंग, ये जो कलाकारी होता है, जी, बहुत सारे परिवार में एक साथ किया जाता है और बहुत सारे अलग हो जाता है। तो एक रिसर्च पेपर के थ्रू मिला था कि न्यूक्लियर फैमिली में और जॉइंट फैमिली में ये जो हैंडीक्राफ्ट कलाकारी जो मैटर होता है, जी, पारिवारिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा इसके बारे पे रोशनी डालेंगे? पारिवारिक अब ऐसा कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारे गुरुजी के घर में तो पेंटिंग होती थी, उनके भाई भी करते थे, वो खुद भी करते थे, आगे उनके बच्चे भी करते थे। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है तो हमारी भी जॉइंट फैमिली, लेकिन अब हमारे घर में ना तो किसी को पेंटिंग आती थी, ना किसी ने सीखी, और अब हम एक आदमी है जो पेंटिंग सीख रहे हैं। आगे मेरा एक बेटा वो कर रहा है इस चीज़ को, वो उसने मूर्ति कला में सब्जेक्ट रखा हुआ, तो स्कल्पचर में जी, तो उसको मैं अब आगे कर रहा हूँ। तो चलो अब धीरे धीरे इसको साथ दिया। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपके पिताजी ने आपको साथ जी दिया। जी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा है, देरा। अच्छा, देरा से, हाँ देरा जी, कैंपस जी। मतलब आज के जमाने में पेंटिंग आर्टिस्ट, ये मैं आपको बस एक चीज बहुत रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, आप जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पेंटिंग करने इसलिए मना करते हैं, जो जिसे पेंटिंग अच्छा लगता है कि उसमें पैसा नहीं है जी, उसको आप करियर नहीं बना सकते, उस पेरेंट्स को धीमान जी आप क्या बोलना चाहोगे? वो उनको किस तरीके से आप समझाओगे कि बच्चों को करने देना? अभी बता चुका हूँ ना कि कैरियर तो है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कांगड़ा पेंटिंग में ही, कोई भी पेंटिंग, कोई भी कला, हमारे तो अब हमारा सब्जेक्ट हम तो, लेकिन और कई आर्ट हैं, फाइन आर्ट है, आजकल एक्रेलिक में काम कर रहे हैं, मूर्ति कला में काम कर रहे हैं कुछ लोग, आज एक मंडाला आर्ट चला हुआ है, काफ़ी तरह के आर्ट है, उसमें काफ़ी लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। और हमारे पास यहाँ, और आप देखो एक पेंटिंग अब हज़ारों में तो चलो, लाखों में तो बात की बात है, 100 से लेकर लाखों में पेंटिंग है जो बेच रहे हैं वो लोग। तो अभी पीछे एक हमारी यहाँ एक्सपोर्ट की मीटिंग थी, दिल्ली से लोग आए थे, तो उनके साथ काफ़ी आर्टिस्ट आए थे, और उन्होंने भी यही बात बोली कि हमने 0 से शुरू किया था और आज हम करोड़ों में काम कर रहे हैं। तो मैं वही बात करूँ कि कैरियर है, अगर कोई दिल से अगर इसको मन लगा के अगर सीखे तो सब कुछ है। और अगर कोई हल्के में लेके नहीं यार इसमें नहीं मेरे को पैसा कमाना है, शुरू से मैं पहली में एडमिशन ना लेके मेरे को 10वीं में एडमिशन दे दो, तो वैसा नहीं होता, ये तो धीरे धीरे फिर। अगर किसी बच्चा को बहुत पैशन है, बच्चा को करना है, बच्चा को भरोसा है अपने ऊपर कि मेरे अंदर इतना पैशन है कि मैं इससे कुछ ना कुछ कर लूंगा, क्या करूंगा पता नहीं बट कर लूंगा, बट उसको साथ नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने माँ बाप को कैसे मनाए? प्रश्न ये, मनाने का किस तरीका से मना सकते हैं? बच्चे तो महाराज ऐसे कि वो तो बोलते हैं कि जैसे अब मैं बताऊं कि हमारे पास यहाँ आते हैं ना, फैमिली वाले आते हैं, तो बच्चे खड़े होते हैं, अच्छा अंकल ये बना रही है तो मैं बना लेता हूँ। कोई ना बच्चे का पैशन है, भले वो बना लेता चाहे नहीं करता, ड्राइंग है, लेकिन माँ बाप को बनाने की भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर एक बार एक फैमिली आई हमारे पास, विजिटर आए, वो तो मुंबई के रहने वाले थे, तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो हमारे साथ बैठ गया। अभी उसके पापा बोल रहे कि हमारी फ़्लाइट है, जाना हमें, वो बोलता नहीं मेरे को यहाँ बैठना है।
और वो बच्चा बैठ गया, उसको हमने पेपर भी दिया, उसको हमने पेंसिल भी दी, उसको हमने रेजर भी दिया, और उस बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई, कुछ भी बनाया, और उसके पापा हमें रिक्वेस्ट करें प्लीज़ सर जल्दी करवा देना, नहीं हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तो हमने उसको चलो कुछ भी किया, तब वो बच्चा सेटिस्फाई होके फिर वहाँ से गया। तो भाई वही बात है कि बच्चे का पैशन, और बच्चे मना लेते हैं माँ बाप को, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को माँ बाप को, बच्चे क्या आजकल तो बड़े भी मना रहे हैं माँ बाप को। ऑडियंस को मैं ये बोलूंगा, अगर ऐसे कोई भी आप जो भी आप लोग सुन रहे हो, और ये कोई really भी बात है। ऑडियंस जी 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 जिसको ऐसा इशू आ रहा है कि मना नहीं पा रहे हो, सीधा धर्मशाला पहुंचो, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जी जी स्टेट म्यूजियम में पहुंचो। धीमान जी यहाँ है, बिल्कुल। पापा मम्मी को इनसे मिला दो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीमान जी लेंगे कि भैया आप अपने बच्चे को, इनको अपना पैशन फॉलो करने दो, बाकी जो देखो मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, ये भी कमा रहा है। और सच पता होना चाहिए कि सही बात है, टेक्निकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने कमाते हैं उनसे बहुत ज्यादा बहुत सारे पेंटर्स कमाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। पैशन मैटर करता है, और धीमान जी से तो आप रूबरू हो ही रहे हैं आज। अब धीमान जी, अब एक बहुत क्रिटिकल सवाल है, आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है, जहाँ पर डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे, मैं कोई कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत कंट्रीज उसको जो चीज बनाने में 2-4 दिन 1 हफ्ता लगता है, वो चीज को कुछ सेकेंड्सों में बना दे रही है। इस सिचुएशन में, इस इकोसिस्टम में, ऐसे क्रिटिकल या ऐसे कल्चरल पेंटिंग्स कैसे अपने आप को बचा के रखेंगे, और कैसे आप लोग इसको बचा के रख रहे हैं? देखो ये ऐसा कि हमारा तो जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का तो काम ही ऐसा है कि इसको डिजिटलाइजेशन से तो जोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसमें हमें ड्राइंग भी खुद करना पड़ती है, सब्जेक्ट भी खुद, अगर आपने दिया तो वो हमें इसमें लाना पड़ेगा, उसको हम कंप्यूटराइज में, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर बनाएंगे तो फिगर बनेगा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच में रुकावट दे रहा हूँ। जैसे कांगड़ा पेंटिंग बनता है वैसे ही बन रहा है जी, बट अब जैसे ये पेंटिंग है जी, इसका ही एक डिजिटल फॉर्म जो होगा, इस पेंटिंग का कॉस्ट कितना होगा अंदाजन? अंदाजन मेरे लिए गलत हो जाएगा, आप इसका कॉस्ट तकरीबन 5000 तक। 5000। मैं पहले क्षमा चाह लेता हूँ कि मैं अंदाजन बोला। धीमान जी को जो खुद नेशनल अवार्डी हैं तो उनको तो इस चीज़ों को एकदम मुँह जवानी हर चीज़ को पता है। तो 5000 इस पेंटिंग का दाम है। अब कोई भी जो टेक्निकल बंदा होगा, जो इसका कलाकार होगा, उसी को इसका पूरा पता चलेगा कि एक डिजिटल प्रिंटिंग और इसका एक्चुअल हैंडमेड में क्या अंतर है। सही बात है। नॉर्मल जो बाकी लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, हमें समझ में भी नहीं आएगा इसमें और एक डिजिटल प्रिंट आउट निकल के आ सही बात है। तो इस सिचुएशन में ऐसे पेंटिंग्स को खरीदते कौन है? और अगर ये 50 रुपया वाला पेंटिंग क्या इस 5000 रुपया पेंटिंग का जगह ले पाएगा? क्या इसका 10 साल 15 साल बाद इसका क्या मार्केट होना? नहीं, वही आपने खुद ही बोला ना कि जो जानकार है, अब जैसे इस पेंटिंग का जो जानकार आदमी है ना, उसको पता है कि ओरिजिनल पेंटिंग और प्रिंट में फ़र्क क्या है। तो मार्केट मतलब ऐसे कस्टमर बेस कितना है? कस्टमर बेस वैसे यहाँ हमारे हिमाचल में तो बड़ा कम है, लेकिन हमारे पास जितना भी कस्टमर आता है बाहर से आता है। फॉरनर आते हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह ऐसे, और कुछ हमारे जो कॉन्टैक्ट में हैं, तो जिनको इस बारे में नहीं पता और जो सिर्फ रेट को लेके चलते हैं कि इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है ये, बट उसको ये नहीं पता कि पेंटिंग है क्या, इसमें क्या चीज़ यूज हुई है, इसमें क्या अभी इसमें नेचुरल कलर, इसमें सोना चांदी, हम लोग ओरिजिनल सोना चांदी जो 22 कैरेट का सोना इसमें यूज होता है। और अगर आप मटेरियल लेके चले तो एक पेंटिंग में तकरीबन कम से कम 1000 रुपये का मटेरियल जो है वो यूज हो जाता है हमारा, गोल्ड विद गोल्ड सिल्वर लेके चले। अगर मैं इसमें पूछूं, जी, इसमें जो रंग यूज हुआ है, इसमें किस टाइप का रंग या किस टाइप का मटेरियल्स यूज हुआ? ये हमारे सारे नेचुरल कलर यूज होते हैं इसमें से, जैसे स्टोन, वेजिटेबल वगैरह, तो वही कलर इसमें यूज करते हैं हम लोग सारे। जैसे हरा रंग जो बना है, ये किससे बना है? ये हरा बाटा पत्थर एक स्टोन आता है, बाटा पत्थर। हाँ, हरा बाटा। अच्छा, तो उसको पीस के ग्राइंड करके सारा प्रोसेस ग्राइंड, क्योंकि सारा स्टोन फॉर्म में मिलता है। मैंने हर एक जो रंग है, हाँ, चाहे ये व्हाइट है चाहे रेड है, पर फिर उसके बाद तो मिक्सिंग चलती है ना। फिर प्राइमरी तो सिर्फ 6 ही कलर होते हैं, हरा, नीला, पीला, काला और सफेद।
हरा, नीला, पीला, काला और सफेद। पीला, हाँ जी, काला, हाँ जी, सफेद सफेद और रेड और लाल। लाल जी। ये 6 ये 6 कलर प्राइमरी होते हैं, उसके बाद Primary सेकेंडरी फिर तो और इसी का में तो मिक्सचर फिर से जी, बाकी सब कलर बाकी सब निकला। कलर बनते हैं। जैसे आप कार्ट्रिज में भी देखोगे प्रिंटर में जी 3 कलर होता 3 है, कलर, हाँ जी, उससे बाकी कितने हजारों मिलियंस ऑफ कलर्स फॉर्म जी, होता है। जी, 3 मदर कलर बोलते मदर हैं कलर, उससे। जी, जी, हाँ वैसे जी, इसका भी 6 हाँ जी, मेन मदर कलर main होता mother color है जो नेचुरली चीजों से निकाला जाता है। तो लाल रंग किससे निकाला? लाल रंग हमारा ये संग्रह पत्थर होता है, अच्छा, जो मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है, और इसमें माइक्रो होता है, वो पारा होता है। अच्छा, तो संग्रह में पारा होता है, ये रेड कलर में यूज होता है। हमारा जो येलो कलर है उसमें इसको खड़े हुए बरकी हड़ताल बोलते हैं उस कलर को, स्टोन को, उसमें भी पारा होता है वो। फिर आपका इसको ग्राइंड करने के बाद छानना पड़ता है, पानी में डाल के छानना पड़ता है। कुछ लोग जला के बनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस है अपने अपने। तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, अगर वो जरा भी पारा उसमें रह गया तो ये कलर चलता नहीं है फिर बिल्कुल भी। जैसे फिर खड़िया मिट्टी है वाइट कलर की, पारा मतलब मरकरी? मरकरी क्यों नहीं चलती है अगर पारा? क्योंकि वो फिर उसमें ब्रश में वो काम नहीं करता, उसको बिल्कुल इतना बारीक करना पड़ता है, और उसमें पानी के बाल्टी में डाल के पानी को फिर छानना पड़ता है, फिर वो रात भर रखना पड़ता है बाल्टी को। फिर उसमें जो नीचे वो कलर बैठता है ना, वो कलर यूज करना पड़ता है हम लोगों को फिर, क्योंकि उसमें वो मरकरी सारा पानी में निकल जाता है। फिर वो नीचे संग्रह थोड़ा भारी होता है ना, तो फिर उसमें उसको यूज करना ये पड़ता है। कलर ऐसा रेडीमेड इसको बनाने में एक हाँ मैकेनिज्म पीला कलर भी वैसे बनेगा। बाकी इंडिगो नीला कलर है, वो तो इंडिगो तो इसकी तो खेती होती है, वो तो अच्छा, इंडिगो मतलब नील जिसे बोलते हैं। ठीक, वो तो बाजार में वैसे मिल जाता है। बाकी सफेद कलर के लिए खड़िया मिट्टी और जिंक खड़िया ऑक्साइड, मिट्टी मतलब क्या होता है? खड़िया पट स्टोन होता है ये भी। अच्छा, ये इसको कहाँ भी- मिलती है? ये सारा मटेरियल हमें जयपुर से लाना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा। तो बाकी फिर आगे इसकी मिक्सिंग वगैरह में हरे में आपको बता दिया मैं। ये आप खुद प्रिपेयर करते हो? हाँ, खुद प्रिपेयर करके खुद हम बनाते हैं घर। बाकी आपकी बात चली थी कि पेंटिंग, तो हमारे पास भी कुछ कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें पेंटिंग नहीं चाहिए, ये 5,000 रुपये की है, हमें 50 रुपये वाला प्रिंट अगर मिल सकता तो वो दे दीजिए। तो फिर उनको प्रिंट यहाँ से देना पड़ता है। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि अगर सोचिए 100 कस्टमर आते हाँ हैं जी, हाँ जी, खरीदने के लिए, ठीक। कितने 50 वाले आते हैं और कितने 5,000 वाले? 100 में से तकरीबन 10 कस्टमर होंगे जो 5,000 ओरिजिनल पेंटिंग खरीदेंगे। उनको पता है, वो उनको अगर नहीं पता, उनको किसी ने बताया कि यही पेंटिंग ओरिजिनल है और यहीं से मतलब आपने परचेज करनी है। और बाकी जिसको नहीं पता है वो बोल रहे नहीं यार, मैंने तो किसी को गिफ्ट करना है यार, ये तो बड़ी ज़्यादा वो स्टैंडर्ड मैटर हो हाँ, जाता वो फिर आप 100 वाली दे दो जी, तो 100 वाली तो हमारे पास तो मतलब ऐसा है। है। 100 तो इसका एक कलर भी नहीं आएगा। जी जी जी, सही बात है। मैं ये प्रश्न क्यों पूछा उसका क्लैरिटी मैं दे देता हूँ, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट है करने का वो तो करेगा, बट बहुत समय ये होता है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि हम अपना प्रोफेशन को इस तरीके से लेके जाए। तो अगर वो ऐसे कोई ऑडियंस सुन रहा है तो उनको ये पता चले कि इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता सही बात है। है। जैसे आप अगर 5,000 वाला बिक रहा है मैंने 50,000, और जहां 90-50 रुपया में बिक रहा है तो 4,500। ये जो 10 है ना, 90 से ज्यादा भारी है। सही बात है, सही बात है। और कलाकार को पैसा से नहीं तोला जा सकता। कस्टमर ऐसे भी हैं हमारे पास, वो हर साल 1-2 पेंटिंग बनवाएंगे अपने घर में। तो बोलते हैं कि बस आप पिछले साल ली थी, अब वो थोड़ी होगी, हमें और पेंटिंग। उनको मतलब वो किसी को गिफ्ट करने के लिए या वो ओरिजिनल पेंटिंग ही खरीदेंगे जिनको इस चीज़ की जानकारी है। जी, अब मुझे ये बताइए, इस पेंटिंग में, इस फॉर्म ऑफ पेंटिंग में महिलाओं का कितना हिस्सेदारी है? देखो जी, पहले तो महिलाओं का हिस्सेदारी बड़ी कम थी, लेकिन जब से हम लोगों ने इस पेंटिंग को सिखाना शुरू किया है तब से काफ़ी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस वक्त भी काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे पास 3-4 लड़कियां हैं, को काम 3-4 के ज़्यादा है, 4-5 लड़कियां काम कर रही हैं और कुछ अभी सीख रहे हैं बच्चे। तो उन 3-4 लड़कियों को 10-10, 12-12 साल हो गए काम करते हुए। वो अपना आगे अपना घर बार भी उसी से चला रही हैं वो। हाँ जी, इसमें नॉन हिमाचलीज भी हैं? नॉन हिमाचली नहीं है, हिमाचल के हैं। अभी तक ये एक गैप है जी, कि सिर्फ नॉन हिमाचली यहाँ महिलाओं का एंगेजमेंट है। फ्यूचर में हो नोस नॉन हिमाचली आते हैं पर वो सीख के फिर चले जाते हैं।
यहाँ से 1-2 महीने, जैसे फॉरेनर्स ही आते हैं वो यहाँ पे पीजी लेके रहते हैं, फिर हमारे पास 2-2, 3-3 महीने सीखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर वो ये एक अपने मजेदार बात है, वहाँ हमारा पे- कल्चर का वैल्यू हमें नहीं पता है, हाँ जी, हम भूल जा रहे हैं, हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर ले रहे हैं। पर कोई बाहर देश से आ रहा हाँ, है उनका बड़ा इंटरेस्ट है वो तो। और वो उस चीज का वैल्यूएशन को समझ रहा है, बड़े एंड टेक्निकली दे आर एक्चुअली मेकिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोनेटाइजेशन, उससे वो भी कमा रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, हाँ, डॉलर्स में कमा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोई डॉलर्स, शक नहीं, सही बात है। राइट। पर पेंटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, हर पेंटिंग के पीछे मैं बोल रहा जी। हूँ। तो कौन बेवकूफ है, मतलब बेवकूफ तो सुनने हम में लोग- खराब लगेगा, ना ना बिल्कुल सच्चाई है। हम अपना चीजों को छोड़ के, अपना कला को छोड़ के हम दूसरा चीजों को कॉपी करने के चक्कर में, और कोई एक्चुअल कला का वैल्यू सोच के पकड़ के लेके हमारे विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों को कभी यहाँ विजिट पे आते हैं ना, तो हाँ। उनको पूछते हैं कि, तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कांगड़ा पेंटिंग क्या है, ये अच्छा ये लगी हुई है, अच्छा हाँ जी ये देख अभी देखिए जी हमने अब पता चला। तो मतलब इतना अफसोस होता है उस वक्त की स्कूल बच्चों को। और एक बात बताऊं कि हमारी जो मतलब ये कला ना, बाकी जैसे कि ये संगीत है, संगीत के तो घराने हर जगह हैं, कोई कोलकाता घराना, कोई जयपुर घराना, कोई पंजाब घराना, बठिंडा घराना, लेकिन कला का कोई घराना नहीं है हमारी जो कांगड़ा पेंटिंग है। इसको पढ़ाया तो जा रहा है अभी तक स्कूलों में, सब्जेक्ट चला दिया अब 9वीं 10वीं क्लास में मेरे ख्याल में, लेकिन सिखाया कहीं नहीं जाता है कोई परमानेंटली, ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना हिमाचल में भी कॉलेज कोई है। स्कूलों में सिखाया नहीं जाता है। हमारी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो सॉरी CU यूनिवर्सिटी है शिमला में, अच्छा, HPU, HB यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो शिमला में स्थापित है। उसमें अभी कुछ साल हुए हैं जो एक क्लासेस चलना शुरू हुई हैं, अदरवाइज तो कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग को सिखाने के लिए। हम लोग हैं जो कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कुछ सरकार का थोड़ा जो प्रधानमंत्री कुछ ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है, अदरवाइज हम लोग अपने इंडिविजुअली भी बच्चों को सिखाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते। एकेडमिशियंस जो सुन रहे हैं जी, जो एडुकेशंस में है, जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज या उस पोर्टफोलियो में, उस चेयर में बैठे हैं जहां आपके पास वो ओहदा है कि आप एक डिप्लोमा कोर्स, एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू कर सकते हो, तो ये गैप को आप फिल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी गैप है क्योंकि इस कोर्स को सीखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हाँ हैं, जी। बट इसका कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन नहीं है, इसका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन है। इस चीज को एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू लाया जा सकता है विदेश से, और जो आ रहे हैं सीखने वो भी देखो कि उनका एज ग्रुप भी बिल्कुल स्टूडेंट के एज ग्रुप के होते हैं, सही बात। 18, 19, 20, 21, 22 और 18 to 30 का ब्रैकेट में। वो इस बात से बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, वो अपने रहने खाने का कर रहे हैं, लेकिन उनको पता कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो आते हैं सीखते हैं, और इसको अगर कोई और हमारे घर में भी आते हैं। धीमान जी, मतलब आप लोग इसको इतना बढ़िया से संरक्षित जिसे बोलते हैं, जिसे कंजर्व करके रखे हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक इन सर्टेन टर्मिनोलॉजी, इसका अस्तित्व अभी भी है। अब बात यह है जो सीखने आ रहे जी। हैं उनको अगर साथ में एक सर्टिफिकेशन, ऑथराइज सर्टिफिकेट मिल जाता, जी जी सही बात है, जैसे हम, आप जो स्कूल में पास हुए, सही बात। आपको +10, 12 का एक सर्टिफिकेट मिला है, हम ग्रेजुएट किए, PhD किए, या जो भी पढ़ाई में जो भी स्तर में हम पार हुए, हमारे पास एक डिग्री सर्टिफिकेट है। वैसे ही कांगड़ा पेंटिंग करके एक, फॉर एन एग्जांपल, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई भी अगर श्रोता सुन पा रहे हैं जिसके पास ये पोर्टफोलियो है, डेजिग्नेशन है कि आप ये चेंज ला सको, एनी ऑफ द वाइस चांसलर्स, डीन एकेडमिक अफेयर्स, एनीबडी, आप ये कोर्स को आप इनकलकेट कर सकते हो। आप अगर सोच रहे हो टीचर कहाँ से मिलेगा, टीचर्स आर हियर, टीचर्स आर हियर। आप इन्हीं से अपने बच्चों को सिखा के एक डिग्री का फॉर्मेशन आप दे सकते हो, नहीं अभी साथ में इंटरनेशनल बच्चे भी सीखेंगे। सर्टिफिकेट तो हम लोग देते हैं, वैसे मैं नेशनल अवार्डी हूँ, सर्टिफिकेट हाँ। तो देते हैं, लेकिन अभी पीछे सुनने में आया कि जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बीच में वो लगा दिया कि जब तक उनसे वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तब तक वो किसी आगे बात स्टूडेंट वही को है ना, नहीं दिया जाएगा। गैप में फंस गया, जी, हाँ, इसलिए ये अटक जाता है, अटक जाता है। ये तो अभी मैंने पीछे फोन किया था वैसे हैंडीक्राफ्ट वालों को कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास सीखने आते हैं। आदमी करने से ज्यादा ईगो इशू में लेके आ बस वो जाए, चक्कर। तुम मेरे से क्यों नहीं करवाए, हाँ जी, हाँ जी। चाहे दुनिया सत्यानाश हो जाए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पीछे मेरे से क्यों नहीं करवाए। लवली यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे और भी आए थे, उनको मैंने दिए और उनके वैलिड हुए सर्टिफिकेट वहाँ पे, और उनको उन्होंने कुछ 15-20 दिन की ट्रेनिंग ली, तो मैंने उनको अपने हाथ से लिख के दिया था। आपने जो यूनिवर्सिटी मेंशन किया, वहां पर मैं एक समय असिस्टेंट प्रोफेसर था, अच्छा अच्छा वहां पर मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर था, अच्छा अच्छा अच्छा
और मैं जानता हूँ उससे वहाँ पर किस तरीके से होता है, बट इशू हो जाता है कि संस्थाएं जो सरकार के अंतर्गत है वहाँ ईगो बहुत ईगो बहुत है, सही बात है। काम आए ना आए। ये अभी मैं पीछे हमारी मीटिंग हुई थी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मेरे खुद के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट मैंने ये चीज नोटिस किया है, यू नो द ट्री विथ मैंगोज, जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो झुका होता है, और खाली जो ढोल है वो ज्यादा आवाज करता है। और यही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सर से तो एक पहला चीज पता चला, धीमान सर से, ऐसे बहुत चीज आप लोग सब अपने अपने अगल बगल देखे हो कि होते होते चीज अटक जाता है क्योंकि कोई एक इंसान को अच्छा नहीं लगा, क्यों उसको बाईपास किया गया, अनजाने में भी जाने में। वो चाहता तो एक सिग्नेचर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, बट वो एक सिग्नेचर की वजह से कितने सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। कड़ा सवाल है, मेरी सही बात है, और ये सच्चाई है। सच्चाई है, और क्या, हम खुद बोल रहे हैं इसको। एक बच्चा में, एक बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी एज ग्रुप की बंदा हो, उसमें कौन सा स्किल सेट, कौन सा स्किल, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए फंडामेंटली, जिससे उसका अगर इंटरेस्ट आता है आपका बातचीत सुनने के बाद कि मुझे सीखना है, तो उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस ले सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा अंदर ये स्किल्स है। तो कौन सा मेन्यू फंडामेंटल लेवल का स्किल्स चाहिए एक पेंटिंग सीखने के लिए? जैसे पढ़ाई कर रहा है बच्चा, कुछ वहाँ से भी उसके दिमाग में, कुछ बच्चे जो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह में, कुछ बच्चों को घर से ही, जैसे कि उनके माँ बाप जैसे बता रहे कि ये नहीं, आप ये काम करो, खेलो भी कूदो भी, पेंटिंग भी बनाओ, तो बच्चा वो खेलने कूदने में कम, और जब पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट हो जाए तो फिर वो पेंटिंग बनाने लगता है, या खेलने में इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर वो खेलने ही लगेगा। तो मतलब ऐसी जो परिस्थिति आती है बच्चे में, तो वो चीज़ें मतलब ज़्यादा ये करती है कि मतलब बच्चा किस ओर जाना चाहता है। जी, कुछ पढ़ने में आ जाते हैं, कुछ खेलने में, कुछ मतलब ये 3-4 स्टेजेस में बच्चा कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं धीमान जी का बातों को थोड़ा, धीमान जी ने एकदम सही बात बोला, और इसका मतलब सिंपल सी ये है, जिस समय आपको लगेगा कि आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे टीवी देख के कर रहे हो, हाँ। कोई सिखा नहीं रहा है, टीवी में कोई यूट्यूब का वीडियो देख के कर रहे हो कोई पेंटिंग, और आपको मजा आ रहा है, आपका समय बीते जा रहा है, मतलब आपके अंदर वो स्किल है। बस उसको सही गाइडेंस चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए, ताकि उसे आपका वो हॉबी को मे बी पैशन बना लो, पैशन को मे बी आप प्रोफेशन बना लो। सही बात है। और ये जर्नी को एंजॉय करोगे, पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। सही बात है, गलत तो नहीं बोला? ऐसा काम है, बाकी तो इसमें तो फिर थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता ना। आप जितना भी कमा लेते हो, मैं अमाउंट नहीं पूछूंगा। नहीं, सही बात है। आप खुश हो? बिल्कुल, भगवान का दिया सब कुछ है, और खुश हैं, बच्चे भी ठीक हैं, और हम भी खुश हैं। धीमान जी, सरकार कैसे हेल्प करती है प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? सरकार वैसे इस टाइम में सरकार काफ़ी मतलब हेल्पफुल है हमारी भी, और आगे जो बच्चे कुछ सीख रहे हैं उनके लिए। मैं भी बता रहा हूँ कि पीछे जहाँ हमारी काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई पर मैक्लोडगंज में, तो ये जो हमारे एक्सपोर्ट बाहर नोएडा से आए हुए थे, तो उनके साथ काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी लोग आए, तो उन्होंने काफ़ी अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के गए। और हमारे अभी जो शिमला जो हमारी सरकार है उनकी तरफ से मैं बता चुका कि मोदी सरकार, जो पीएम मोदी जी की तरफ से हमारे ये कौशल विकास योजना के तहत स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो मेरे पास भी चले 2-3 बार, पर अभी हरिराम जी के यहाँ चल रहा है एक स्कूल, वो इन्होंने चलाया है हैंडीक्राफ्ट, वो मेरे पास चला था। वो सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं जो अवार्डी है। तो एक बार मैंने यही चलाया था धर्मशाला में ही, लेकिन अब मैंने कहा अकेला आदमी बड़ा मुश्किल हो जाता है नौकरी करने की। फिर मैंने धनीराम जी को मैंने कहा आपके पास जगह भी है और आपके पास कुछ स्टूडेंट भी है, तो वहाँ हमने चलाया हुआ है। तो मतलब काफ़ी इस वक्त काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं, और सरकार काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रही है, और काफ़ी बच्चों को भी आगे कुछ जैसे अवार्ड भी रखे हुए हैं। जैसे अभी शिमला में स्टेट म्यूजियम अवार्ड मिलेगा, उसमें हमारे 4-5 बच्चों को स्टेट अवार्ड मिल चुका है। हाँ जी। आपका नेशनल अवार्ड मिलने का थोड़ा ये स्टोरी बताएं। 2012 में मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट अवार्ड मिला था। तो किस चीज़ के लिए मिला था? कांगड़ा पेंटिंग के ही। कोई विशेष? हाँ, विशेष एक हमने एक उसमें ऐसे वर्कशॉप और एग्जीबिशन तो हमारी चलती रहती है,
लेकिन वर्कशॉप हुई थी हमारी और उसमें उन्होंने एक ऐसे मतलब वो कंपटीशन टाइप ही बना दिया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसमें मैं और धनीराम जी और 2-4 आदमी थे और थे, हमें फर्स्ट हमें मिला था और सेकंड मतलब 5-6 लोगों को उन्होंने 2012 में स्टेट अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद से ही फिर हमारे यहाँ पर कुछ जो टीसी लेवल के आईएएस ऑफिसर थे। अवार्ड कैसे, मैंने कोई रिकमेंड करता है कि किस तरीके से अवार्ड का अवार्ड हमें चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिया जाता है वो, और ये यहाँ से कोई रिकमेंड करता है? ना, रेकमेंड नहीं करता, वहीं पे ही ऑन द स्पॉट हमारा वो कंपटीशन हुआ था और अच्छा। उसी में सिलेक्शन हुई थी। अच्छा। तो वहीं से फिर वो नाम हमारे सिलेक्ट होके फिर उसके बाद सिलेक्शन के लिए फिर 2-3 महीने लग जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद हमें बुलाया जाता है बाद में कि अब आपका नाम जो रिकमेंड हो चुका है इस स्टेट अवार्ड के लिए, आपको फलानी तारीख को आना और अपना स्टेट अवार्ड यहाँ से सीएम जी से लेना है। तो मतलब वैसे वो किया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद से फिर हमारे यहाँ कुछ आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि आप स्टेट अवार्ड मिला, आप नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। तो थोड़ा हमारे गुरुजी का भी मार्गदर्शन हुआ। तो फिर मैंने 2012 में एक बार अप्लाई किया लेकिन नहीं कामयाब नहीं हुआ, उसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है नेशनल अवार्ड के लिए। बट आपने कोशिश किया? हाँ, कोशिश किया मैंने, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ये। तो फिर 2013 में मैंने फिर ये किया। इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इसमें अप्लाई करना पड़ता है। इसमें जो आपकी शुरू से लेकर आज तक जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको दर्शाना पड़ता है। मतलब जो भी आपने अचीव किया है जी पेंटिंग के जी इस आज तक राह पर, बिल्कुल आपने कितनी एग्जीबिशन लगाई, कहाँ गए, कहाँ पे आपने वर्कशॉप की, कितने बच्चों को सिखाया, कहाँ कहाँ आपने कोई जो भी काम किया, कितनी पेंटिंग्स बनाई है, कहाँ बनाई है और आपकी पेंटिंग कितने में बिक रही है, मतलब वो सारा उसमें दिखाना। और उसका बाकायदा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एफिडेविट बनाना पड़ता है। फिर उसमें अपने हाथों से लिखना पड़ता है कि मैं अपने बेसिस पर ये अवार्ड लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें किसी का कोई मेरे पर ना प्रेशर है और ना ही मैं किसी के द्वारा इसमें ये हो रहा हूँ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, ना ही मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है और किसी का इसमें कोई भी मेरी जो है हेल्प नहीं है। तो मतलब वो दे के फिर मैंने 2 बार किया, लेकिन 2013 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी तो भगवती की कृपा से। तो 2014 में मेरे को फिर नेशनल अवार्ड मिला था। कंग्रेचुलेशंस। मैं 2025 में बैठ के आपका 2014 का स्टोरी सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है आपको अवार्ड मिल रहा है और मैं वो ऑडिटोरियम में बैठा हुआ हूँ। 2014 में माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त, तो उनके हाथों से मुझे वो प्राइज मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अचीवमेंट, लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भगवान करे ऐसे आपको अवार्ड्स मिलते रहे। ये तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल मिले। इंटरनेशनल अभी देखो, अभी आगे तैयारी कर रहे हैं, देखो क्योंकि आपको मिलेगा तो ये जो दर्शकों में जो जितने पेंटर्स फ्यूचर में बनना चाहते हैं इनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। सही बात है। अब है ना कि एक को देख के दूसरे को भी इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, मोटिवेशन और होना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना इस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, और हम मैं बता रहा हूँ कि आज तक हमारे पास जितने बच्चे काम सीखे ना, आज तक किसी को भी हमने ये नहीं किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। सब कुछ खुला पड़ा, जैसे मर्जी आप करो, खुले मन से करो, हमारे से ज़्यादा करो। हम ये भी नहीं कभी उनको बोलते कि यार, तो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे से जितनी हेल्प होती है इस काम में हम खुद करते हैं। और उनको बाकायदा हम ये भी सपोर्ट करते हैं कि आप नेशनल अवार्ड के लिए भेजो, कालिदास अवार्ड के लिए भेजो आप लो। तो 2-3 आदमियों को कालिदास अवार्ड, धनीराम जी को कालिदास अवार्ड मिल चुका है। तो कालिदास अवार्ड क्या होता है? कालिदास जी अपने इंदौर कालिदास एकेडमी है, अच्छा, इंदौर में, वो देते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश। हाँ, मतलब नेशनल लेवल का अवार्ड होता है वो। अच्छा जी। और वो आर्ट फॉर्म, पेंटिंग आर्ट फॉर्म, पेंटिंग आर्ट फॉर्म में वहाँ भी कंपटीशन होता है, साल में एक बार कर रहते हैं वो फंक्शन। उसमें जो मतलब एक बुक होती है, उसमें दोहों के ऊपर पेंटिंग बनाना पड़ती है वो अपने इमेजिनेशन से। फिर उसका कंपटीशन होता है, फिर उस एक सिलेक्शन को अवार्ड दिया जाता है। जी, बहुत बढ़िया। एक गुरु तो एक्सपायर हो गए, लेकिन दूसरे गुरु हमारे श्री विजय शर्मा जी पद्मश्री अवार्डी हैं, वो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो हम तो वैसे अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते कि उन गुरुओं के शिष्य हम लोग। और जब हमें कोई प्राइज मिलता तो वो एक ही बात बोलते कि मेरी एक प्रमोशन और हो गई। तो मतलब ऐसे गुरुओं के शिष्य हम लोग, तो काफ़ी हमें प्राउड होता है उनके ऊपर। तो अब 20-25 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए हम लोगों को। ये पूरा पैसेज ऑफ आपका प्रोफेशनल करियर में सबसे बड़ा दुखद कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको? एक बार हुआ था मेरे साथ, एक ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, कि मुंबई में अपना टीना मानी जी के लिए मैं कुछ पेंटिंगें बना रहा था। अपना हमारा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नल दमयंती, आपने शायद नाम
मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं उसमें सबसे जो बेस्ट काम है उन पेंटिंग में हुआ है। तो मैं 2014 में उनके पास गया था, रेजिडेंसी में काम किया मैंने 15 दिन। अनिल, अच्छा, जी, अनिल अंबानी के वहाँ पर, तो अच्छा। उनके मिसेस टीना अंबानी, उन्होंने काफी बड़ी रेजिडेंसी बना रखी है। ठीक है। तो वहां पर मैं 15 दिन में मैंने काम किया। तो अब उन्होंने मेरे को वही सब्जेक्ट दिया कि आप कांगड़ा पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं, आपसे हम नल दमयंती के चित्र बनवाएंगे। ये नल दमयंती एक कांगड़ा पेंटिंग का सब्जेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें एक नल दमयंती, नल एक हीरो है और दमयंती एक हीरोइन है। मतलब इनकी काफी सीरीज है। अच्छा। कोई तकरीबन 25-30 पेंटिंग हैं। अच्छा। अगर टाइम लगा तो थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। तो मतलब उन्हीं के ऊपर काफी उसमें मतलब काफी डिटेलिंग में स्टोरी है वो। ठीक। तो उसके ऊपर और काफी ज्यादा फिगरों की वो वाले पेंटिंग है। एक थीम है, एक स्टोरी लाइन है जिसमें मेन कैरेक्टर नग दमयंती, एक शायद से नारी है, एक पुरुष है। हाँ, इनका पूरा स्टोरी लाइन जैसे राधा कृष्ण हो गया वैसे ही, तो दोनों की स्टोरी है। उसके ऊपर मैंने वहां पर तो मैंने 3 चित्र बनाए। लेकिन फिर मैं जब वापस आ गया, 2 बार गया, फिर उन्होंने बोला कि हमें ये 20 के 20 चित्र चाहिए, ये हमें बना के दो। तो मैं घर में वो चित्र बना रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने एक 2 पेंटिंगें कंप्लीट करके रखी हुई थी, बस उसमें फाइनल टच देने को बाकी था। तो रात को इतनी बारिश हो गई, मैंने अपना स्टूडियो नया बनाया था, वो कहीं से एक ड्रेन पाइप ब्लॉक हो गई, वो सारा पानी मेरे स्टूडियो में आ गया और वो पेंटिंगें सारी जो थी वो पानी में धुल गई। रात को उठा मैं गया तो मैंने देखा वो स्टूडियो तो मेरा तो पानी से भरा हुआ, वो तो गई, बाकी और पेंटिंगें भी धुल गई मेरी, पूरा मटेरियल। वो मेरी मिसेज आई, बोलती क्या वो सब चुप, मैं भी चुप। वो सारी पेंटिंग उठा के मैंने ऐसे बाहर फेंक दी, किसी ने नहीं हाथ लगाया उनको। फिर थोड़ी धूप निकली, मैंने उनको रख दिया धूप में, थोड़ा सुखाया, तो वापस वो मेरे को तैयार करना पड़ी और मैंने वो बना भी दी। तो मतलब एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था मेरे पास साथ, बाकी ज़्यादा तो कभी कोई वो दिल में, इसलिए कि वो एक तो काम तकरीबन 1 महीना लगाया था मैंने उस काम को करने, फुल डेडिकेशन दिया और वो एक रात में धुल गया पूरा। आपको सिंपल ऐसे बता देता हूँ, सोचो आपने एक हार्ड डिस्क भर के काम किया। हाँ। अपने हाथों से लिख के, कॉपी पेस्ट नहीं, लिख के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया, और हार्ड डिस्क छोड़ दीजिए, आप करीबन 1 GB अमाउंट का लिखे हो, फोटो नहीं, सिर्फ लिखे हो डॉक फॉर्म में, और वो आपको 1 महीना लगा है 1 GB लिखने के लिए, इतना सोचो, और वो एक झटके में डिलीट हो गया, कैसा फीलिंग होगा? मैं पता नहीं मैं आपका फीलिंग को समझा पाया कि नहीं। मेरे को बड़ा दुख हुआ था। मैं फिर वो मैसेज मेरे बोलते, मेरा स्टूडेंट है, वो बोलता गुरुजी कोई बात नहीं, हमने फिर वो पेंटिंगें बना ली, ये नहीं कि हमने फेंक दिया, बना ली, क्योंकि आप हमारा तो रिस्क है, वो फेंक भी नहीं सकते पेंटिंग। हमने बना ली, 1 महीना और लगाया हमने उसके ऊपर, और उसने मेरे को काफ़ी मतलब हौसला दिया कि नहीं गुरुजी कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। आपके साथ कोई स्टूडेंट जुड़ा? हाँ, मेरे स्टूडेंट आते रहते ना घर में काम करने के लिए। तो फिर वो हमने पेंटिंगें सुखाई, फिर वो सारे कलर निकाले, फिर वो पेंटिंगें दोबारा तैयार की और अच्छी बनी। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मान लो कि कृष्णा जी को मानता हूँ, माता को इन चीज़ों को हम ऐसे तो नहीं, एहसास तो नहीं कर सकते, लेकिन फील तो कर सकते ना, फीलिंग तो आती है ना। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि मैं चामुंडा मंदिर में, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं वहाँ रहता था, लेकिन कभी मैं कोई काम सोचता था कि मैं ये काम करना यार, चलो भगवती का, मैं निकल जाता था और 100% वो काम हुआ मेरा, वो मेरे को विश्वास है। तो मैं भी जब भी आप जैसे पूछ रहे कि काम करने बैठते तो सोते तो है जी, गॉड का हाथ हमारे सर पे रहता है, अब मानो ना मानो, सही बात है। और हम उनका नाम लेके जब भी काम शुरू करते हैं तो उनका नाम लेके शुरू करते हैं तो होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि मैं सोचता हूँ, जैसे कि आज मैंने सोच लिया यार मैं जा रहा हूँ, चलो कोई मेरी एक आध पेंटिंग बिक की जाए, हो जाता है। वो काफ़ी बार हुआ ऐसा है, और मैं मानता हूँ उस चीज़ को। मतलब मैं इसलिए बोला, अब नाम कुछ भी दो प्रभु को, बिल्कुल सही बात है तो एक ही दैट ऑलमाइटी कनेक्शन, द यूनिवर्सल एनर्जी है जी है। और वही बात है ना कि मानो तो सब कुछ है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अग्रीड है तो मन में ही सब कुछ है, गंगा मन में है, भगवान मन में है, सब कुछ है। अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पेंटिंग बनाने और हमारा ध्यान चला हुआ यार वो फलाना मेरे को ऐसे बोल गया था, वो फलाना, तो वो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, फिर कनेक्शन नहीं रहेगा। मैं जब मैं बैठा हूँ तो मेरा काम, मेरा ध्यान वही होना चाहिए बस, बाकी बाद में देखेंगे।
तो ये सही बात है कि कनेक्शन है, गॉड से कनेक्शन है सर। ऑल इज बोल देना को, ऑल इज परमेश्वर। हाँ तो है, हमारा मानना है, बाकी तो चले। हमारे गुरुजी के एक, अब मैं फ्रेंड ही बोल सकता हूँ, कनाडा के रहने वाले हैं, वो काफ़ी मजाकी हैं, वो कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो आज तक उन्होंने ज़्यादा नहीं तो 1000 पेंटिंगें तो बना छोड़ी होनी। हम नहीं, वो श्लोक भेज देते उसके ऊपर ही पेंटिंगें बनाते, वो कभी कॉपी वर्क नहीं लिया उन्होंने, और हमने पेंटिंगें बनाई हुई काफ़ी। तो एक बार उनके साथ हमारा मतलब लंच तक डिनर, उन्होंने हमारे से पूछ लिया जो क्वेश्चन आपने किया सेम वही क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि यार जब आप लोग होते, इनका तो मेरे को पता ना गुरु जी को होते, लेकिन आप जब काम करते हो तो आप क्या फील करते हो? हमने कहा ऐसे ऐसे कि आप गॉड को मानते हैं? मैंने कहा हाँ जी मानते हैं। मैंने कहा सर आप जैसे कृष्णा को मानते हो हम भी मानते हैं, बोला तो आप क्या मतलब जब आप शुरू करते हो कैसे सोचते हो? हमने कि जब शुरू करते हो हम सोचते चलो जी भगवान की दया से हमारी पेंटिंग अच्छी बन जाए, यही होता मन में विचार। और तो उस टाइम में आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ज़्यादा? तो हमने कहा कि एक तो हम लोग संगीत प्रेमी, हमें संगीत चला रहता साथ में, बोलते बाकी और हमने कहा कि साथ में चाय, बोलते बस मैं यही पूछना चाहता था। मैं यही पूछना चाहता था कि आपकी जो मेंटली जो वो है वो किस चीज़ से बनी रहती है? कंसंट्रेशन पावर और माइंडसेट हाँ, एक ही mindset, एंगल में हाँ। घुसा हुआ। तो जब भी हम लोग थोड़ा थक जाते हैं तो हम बोलते हैं यार चाय बना दो 1 कप, तो हम उसको बोलते हैं चेतन सुरा अपनी भाषा में। चेतना को, चेतन सुरा, उसका मतलब क्या है? चेतन को जैसे बोलते हैं ना कि सुरा तो वैसे हाँ, अल्कोहल को बोलते तो हैं। चेतन मतलब दिमाग को सुरा, अच्छा एकदम हाँ। जैसे आप बोल सकते हो हेलुसिनेट करके उसमें हाँ, घुस जाना। सही बात। आप बेसिकली वो पेंटिंग करते करते आप हेलुसिनेट कर रहे हो चेतन सुरा, हाँ। चेतना के साथ। चाय पीने के बाद फिर थोड़ा हमारा अच्छा, माइंड चेतना प्लस सुरा इज इक्वल टू चेतन सुरा। चेतन सुरा। तो मतलब हम लोग अपनी भाषा में ये बोलते हैं, और फील किया हमने कि थोड़ी देर चाय पी के थोड़ा फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो फिर अगल बगल कुछ भी हो जाए पता नहीं चलेगा। हमारा अपना धीमा धीमा म्यूजिक चला रहता है बस, कोई नहीं। मेरे पास तो अगर कोई बैठा रहे तब भी मैं काम करता रहता हूँ। मेरे को कई बोलते हैं कि डिस्टर्ब मैंने करने, कोई बात नहीं आप बैठे रहो, बस आप बातचीत करते रहो, हमारा काम चलता रहेगा। मैंने वो नोटिस किया जब मैं आपका पेंटिंग जो शूट कर रहा था, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। हाँ, अच्छा। आप बनाए जा रहे हो हाँ। मैग्नीफायर ग्लास से देख के। हाँ, मैं लगा रहता हूँ बस काम करने में, क्योंकि ऐसा ना कि हम लोगों को अगर ध्यान, हाँ अगर कोई आएगा तो हम वो रख देते हैं फिर बात करते हैं उससे। अगर वो नीचे कुछ हो गया तो पूछने वाला तो चला जाएगा, और हम लोगों को उसका फिर बड़ा वो पनिशमेंट पड़ जाती है। वो सच्चा ये काम तो सिर्फ हिमाचल में नहीं, अंबानी लोग के घर तक फेमस है, जहाँ आपके काम के लिए लोग दूर दूर से आ जाते हैं। वहाँ टीना अंबानी आपके काम की बड़ी फैन है, ये तो बड़ी बात है। तो धीमान जी ये बताइए, ये कांगड़ा पेंटिंग ही क्यों लिए? पेंटिंग तो बहुत तरीका का है, पहाड़ी पेंटिंग में बहुत तरीका का पेंटिंग है, आपका दिल ये कांगड़ा पेंटिंग के साथ क्यों जुड़ा? ऐसा है कि कांगड़ा पेंटिंग में मेरा दिल इसलिए जुड़ा कि मैं शुरू से ही कांगड़ा पेंटिंग ड्राइंग का शौकीन था। लेकिन जब मैं 10वीं मैंने पास की, उसके बाद से जब मैं कुछ मेरे जानने पहचानने वाले थे वो एक बार हमारे घर में भी आए, मेरे जो रिश्तेदार थे उनके पास ये पेंटिंग थी। तो उस वक्त मैं जम्मू में रहता था, मेरी क्योंकि पढ़ाई लिखाई जम्मू की है, तो उन्होंने ये मेरे को पेंटिंगें दिखाई। तो जब मैं वो पेंटिंगें देखी, तो पेंटिंग तो मैं भी करता था, लेकिन जब मैंने वो पेंटिंगें देखी तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बोला नहीं ये कांगड़ा पेंटिंग होती है, ये आपको नहीं पता है अभी इसके बारे में, आप छोटे हो। मैंने कहा चलो ठीक है। तब पहली बार जब मैंने इस पेंटिंग को देखा था, और फिर ये आप भगवान की कोई कृपा ही मान लीजिए कि नेक्स्ट जो मेरा टाइम था उसके बाद फिर उन्हीं के ही घर में, उन्हीं के ही पिताजी जो थे गुरु थे, और उन्हीं के ही घर में मेरी जो इस कांगड़ा पेंटिंग के लिए एडमिशन हो गई, और तब से फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो ये स्कूल लाइफ में घटना घटी जी, और वो घटना आपके साथ जुड़ गई अभी भी चल रही है। जी 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 जी। आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? अब जब तक जीवन है तब तक चलेगा जी, अब तक आमरण तक। हाँ, जब तक सांसें हैं तब तक हम ये पेंटिंग करते रहेंगे और कर रहे हैं। इसको पैशन बोलता है। तो ये जो बात है ना
कि आमरण तक करेंगे काम, जो छोड़ेंगे नहीं जी, भाई, बिल्कुल। चाहे 2 पैसा कम मिले, हाँ। ज़्यादा मिले, आगे हो कोई। दिस इज़ ऑल अबाउट पैशनेट प्रोफेशन। एक इंसान जो अपना काम से बहुत पैशनेटली लव करता है, प्यार करता है, वो कभी भी पैसा का मापदंड से उसको नहीं देखता। हाँ, जीने के लिए तो ज़रूरी है। और क्योंकि अब ये मेरे को 35-36 साल काम करते हो गए, तो अब तो हमारे ये मतलब वो बोलते हैं कि ब्लड में ही मिक्स हो चुका है कि अब कांगड़ा पेंटिंग पेंटिंग, वो चाहे कांगड़ा हो चाहे और लेकिन कांगड़ा पेंटिंग जो हमारी जो एक मूल जो इसकी है, तो इसके ऊपर ही अब हमारा काम करने को जीवन जो अब इसी में ही निकलेगा। जब तक सांसें हैं तब हम इस काम को करेंगे, क्योंकि हमने पैसा काफ़ी देखा है, और मतलब जो मन की शांति हमें इस काम करने में मिलती है वो पैसे में ये बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा नहीं कि हाँ जी पैसा भी आया खाया पिया, लेकिन फिर जब कल को फिर दिल करेगा यार मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो कहाँ से बनाऊंगा, तो तब शांति हमें इसी काम में मिलती है। कि धीमान जी ने यहाँ पर एक बात बोला, दर्शक में जो भी है, चाहे वो यूथ हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के हो, या कोई भी कर्मजीवी है, दिल के साथ जुड़ा जो काम का है उसको क्या पैसा से खरीदना। और ये अब ये ब्रश है, ये कलर है, ये सारे ही अब हमारे हथियार ही हैं। अब हम इनको छोड़ देंगे तो फिर तो हम बिल्कुल वो बोलते ना कि जीना बेकार हो गया और असहाय हो गए। फिर हम किसके सारे जिएंगे, मतलब हमारी तो जीविका ये है। पर आपको कोई ऐसा जीविका मिल जाए जिसमें बहुत पैसा है जी, बट उसमें पेंटिंग नहीं है, करोगे आप? पेंटिंग नहीं है, नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर से वही बात है, पेंटिंग, क्योंकि अब पेंटिंग के बिना हम तो जी नहीं सकते जी। हमें तो जब हम रात को सोते हैं तो तब भी हमें, जैसे मैं अब ये चित्र बना रहा हूँ तो मेरे को माइंड में थोड़ा ये रहता है यार वो चित्र मैंने बनाया है, उसमें कोई चीज़ पर है तो नहीं कमी कोई, तो मैंने सुबह उठ को उसको ये चीज़ करनी है, वो सारा माइंड में हमारे घूमता रहता है। मैं जब ट्रेनिंग करता था तो उस वक्त उस टाइम क्या होता था कि ये जो फोक आर्ट का बड़ा मतलब चलन था। जी लोग विवाह शादियों में हमारे से ये दरवाजे शादियों में वो लिखवाते थे, हैंड पेंटिंग दीवारों पे बॉल पेंटिंग काफ़ी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक घर में एक में पेंटिंग करके आ गया, नज़दीक ही था मेरे घर से वो जो जहाँ मैं रहता था, तो मैं वो पेंटिंग करके तो आ गया। और जहाँ मैं जिनके घर में रहता था, मैंने क्वार्टर रखा हुआ था, तो उस लेडीज़ को मैंने रात को बैठा हुआ था, तो मैं खाना खूना खा के सोने वाले थे हम। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी बात ऐसे कि मैं उनके घर में पेंटिंग तो कराया हूँ लेकिन वो पेंटिंग अधूरी रह गई। बोलते क्यों? मैंने कहा उनके घर में मैंने एक हिरन बनाया ना, उसके मैंने सींग नहीं बनाए हैं। बोलते तेरे को भी याद है? मैंने कहा मैं भी खाना खा के मैं वही अपने दिमाग में सोच रहा था। और आप झूठ ना माने, सुबह मैं गया उनके घर में, और जिनके घर में पेंटिंग की थी उनको तो खैर बेचारे उनको क्या पता कि अब हिरन सींगों वाला होता है या बिना सींग के। तो तब मैं गया और हिरन के मैंने सींग लगाए, तब जाके बोलते आपको याद था कि इसको सींग नहीं लगाया? मैंने कहा नहीं लगाए थे मैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो है कि दिमाग में चलती रहती हैं। तब तो लगता है आत्मा जुड़ गया था। जुड़ गया था, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है एक इंसान अंदर से जैसा होता है उसका झलक कहीं ना कहीं उसकी पेंटिंग में दिखता है? हाँ जी, है, ऐसा भी है। उसमें झलक भी, और एक अब मैं बताऊं कि एक हैंड राइटिंग ही उस तरीके का बन जाता उसका कि आप उसकी अगर 10 पेंटिंगें रखी होंगी किसी और की, तो उसमें से वो पहचानी जाती है कि ये उसकी बनी हुई है। और ये मैं मतलब ये कर सकता हूँ कि मैं पहचान लूँगा। अगर आप मेरे साथ आप जुड़े हो तो मैं 10 या 50 पेंटिंग में पता लगाऊँ कि ये पेंटिंग आपने बनाई है जी। चाहे वो फेस बनाया हुआ, चाहे वो नीचे काम किया पानी में, कुछ भी है, वो मतलब आती है, थोड़ी अपनी जो झलक है वो आती है हर आर्टिस्ट की, हर आदमी की। एक प्रश्न मेरे दिल में बड़ी बेचैन कर रहा है मेरे को। एक पेंटर जब पेंटिंग शुरू करता है वो प्यार से शुरू करता है जी। बहुत सारे पेंटर शुरू करते हैं, उसमें से कुछ सक्सेस को चूमता है, कामयाबी का बुलंदियों को छूता है, उसमें उसको बहुत पैसा
बहुत फेम पब्लिसिटी मिलता है, बहुत समय वो पब्लिसिटी फेम के बहाव में बह भी जाता है। मैं थोड़ा बहुत जितना रिसर्च करके समझा हूँ, जाना हूँ, क्या उस कलाकार का उस दर्जा का कला जिस दर्जा में वो शुरुआत किया था, वो दर्जा आस्ते आस्ते घटता है कि बढ़ता है जब वो ज़्यादा मोह या पैसा के तरफ, फेम की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाता है? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि इसमें ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो होती है क्वालिटी और एक चीज़ होती है क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे ना तो फिर आपको पता है कि मैंने क्वालिटी बनाई है तो मेरे को इतना पैसा कम मिलेगा ही मिलेगा, वो डन है। मान लो कि मैंने 10,000 की चीज़ बनाई, मेरे को पता है यार मैं 10,000 रुपये में इसके मिलेंगे और मैं क्वांटिटी बनाऊंगा तो फिर मैं बोलूँगा यार चल मैंने 4 पेंटिंगें बनाई हैं, चलो इसके 10 तो मिलेंगे। तो वो फिर क्वालिटी और क्वांटिटी में जो है ना वो आपका कहना ठीक है कि वो जब क्वांटिटी में चीज़ चली जाती है ना तो उसका फिर वो वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और वो इंसान जो पहले पेंटिंग को ज़्यादा अहमियत दे रहा था, हाँ, उसके बाद आस्ते आस्ते पेंटिंग तो कर रहा है, हाँ, अब पैसा को ज़्यादा पैसे को ज़्यादा। क्या उसका पेंटिंग के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है उसका। फिर मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि अब मान लो कि 1 महीने का काम है, मैंने 1 महीने में पहले 2 पेंटिंगें बनाई, मैं बोलूँगा यार 1 महीने में 2 पेंटिंगें बनाई, मेरे को पता है इसका इतना पैसा मिलेगा। फिर और आ गया आप, जैसे आप आगे आप बोलेंगे नहीं यार मेरे को 1 महीने में 4 पेंटिंगें चाहिए, मैं 4 बनाऊँगा, पैसे से बनाऊँगा, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं। फिर और आएगा बोलेगा नहीं यार मेरे को 1 महीने में 10 पेंटिंगें चाहिए, फिर मैं बोलूँगा यार नहीं अब तो थोड़ा जल्दी में करो उसको यार। तो जब वो जल्दी वाला काम शुरू हो जाएगा ना फिर वो धीरे धीरे उसकी जो है मैं बता रहा हूँ कि वो घटेगी उसका। ये पेंटिंग जो जिस चीज़ के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, नेशनल अवार्ड मिला, इस पेंटिंग को बनाने में आपको कितना समय लगा? इस पेंटिंग को बनाने में जी तकरीबन 2 महीने का टाइम लगा था मेरे को। कारण? वो 2 महीने से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो डिटेलिंग वर्क बहुत ज़्यादा है और फिगर बड़े छोटे हैं, और आप देखें काफ़ी मात्रा में फिगर है इसमें, कम से कम तकरीबन 20-25 फिगरें हैं, ज़्यादा होंगी उससे भी। ये पूरे गाय बछड़े काउंट करता हूँ फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 गाय होगी नीचे 35 50 हो गई 36 37 37 38 39 इंसान है। अब जानवर को भी अगर लेते हैं 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 about 55 56 फिगर्स। अब उसके बाद बाकी जो आपका सीनिक ब्यूटी आपने दर्शाया। सिंपल सी बात है कि एक फिगर 1 दिन लेके चलिए आप, 2 महीने का काम है पूरा ये। कारण मतलब ये ना कि डिटेलिंग बड़ी ज़्यादा है इसमें, ये पूरा मैग्नीफाई ग्लास के साथ एक एक आप ये देखेंगे, एक एक इसकी एक एक फेस, एक एक बाल, एक एक। दर्शकों को अपने स्क्रीन में ये दिख भी रहा होगा जहाँ धीमान जी मैग्नीफायर ग्लास यूज करना पड़ता है, पेंटिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का कंसंट्रेशन और किस लेवल का डीप वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी दर्शक जो अपने काम के साथ बहुत जुड़े हुए हैं वो इसको समझ पाएंगे कि जब वो काम में घुस जाते हैं कि समय का बहाव कैसे बह जाता पता नहीं चलता है। और वैसे ही जब इसमें ये ऐसे पेंटिंग्स में जब एक कलाकार अपना जान झोंक देता है ना, तब जाके इस तरीक़ा का पेंटिंग बन पाता है। तो जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं तो आप समझ भी जाइए, एक पेंटिंग जो आप डिजिटल फोटोकॉपी या डिजिटल प्रिंट लेते हैं इसी का आप लोगे, और एक लाइव पेंटिंग, दोनों में बहुत अंतर है। एक डिजिटल पेंटिंग 50 रुपये का होगा, 100 रुपये का होगा, फ्रेम लगा के 150, 200, 250 रुपये का होगा, पर ये पेंटिंग अनमोल है।
आप समय का दाम लगा सकते हो, बट वो आत्मा जो जुड़ा हुआ है ना, उसका आप दाम क्या लगाओगे? वो कलाकार का गिफ्ट होता है दुनिया को, जितना मुझे समझ है थोड़ा बहुत। मैं तो कोई पेंटर हूँ नहीं, और मेरे से पेंटिंग स्कूल लाइफ में भी नहीं हुआ, लाइन सीधा नहीं खड़ा खींचा गया। मैं तो पहले भी एक बार दीवान जी को बोला हूँ, ट्रेडिशनल पेंटिंग 100 पेंटिंग घर में लगाने से बेहतर है एक पेंटिंग ऐसा लगा लोगे ना, वो घर में भी वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन के ऊपर मैं बातचीत करूँगा। हर इंसान के अंदर एनर्जी होता है जी, आत्मा एक एनर्जी है। और आप जब एक पेंटिंग बना रहे हो, अपना कलाकृति दिखा रहे हो, क्या उस आत्मा से कोई एनर्जी या कुछ वाइब्रेशनल ट्रांसफ़र होता है? वो पेंटिंग में, वो पेंटिंग जब कहीं टंगा हुआ होता है, वो कुछ बोलता है? चित्र बोलते ही, पेंटिंग बोलती है। क्योंकि ऐसा कि जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता ना, तो वो तो उस पेंटिंग में खो जाता है, उसका ध्यान तो पूरा पेंटिंग में होता है। तो उसका और उस पेंटिंग का आपस में कंसर्न होता रहता है। अब मैं जैसे एक नायिका ही बनाऊंगा, तो नायिका तो काफ़ी बनती हैं, लेकिन मेरे जहन में ये हुआ कि यार मैंने वो नायिका देखी थी, वही इसके ऊपर मैं वही छाप आनी चाहिए पूरी की पूरी। तो बस वो दिमाग में मेरे लगा रहे कि जब तक ये डिट्टो नहीं बनेगी, मैं इसको चाहे मेरे को 10 बार क्यों नहीं इसका कलर दोबारा करना पड़े। तो मतलब कंसर्न होता है पेंटिंग का और आर्टिस्ट का। तो मोती भी आप मुझे बता रहे थे कि आप सोना, प्योर सोना यूज़ करते हैं। इसमें भी सोना यूज़, इसमें प्योर सोना यूज़ किया हुआ है पूरा। ये स्ट्रिप्स है, ये सारा, इसकी जो चौकी है, ये पूरा जो बर्तन है, ये सारा इनके कपड़ों में जो ये बनी किनारी बनी है, गोटा किनारी, पूरा इसमें गोल्ड लगा हुआ है। आप सब शायद से हिस्ट्री में सुने होंगे कि पहले ज़माने में सोना और डिफरेंट और ये गोल्ड, प्रीशियस थिंग यूज़ होता था। ओरिजिनल गोल्ड है ये, अभी भी यूज़ होता है। दिस इज़ गोल्ड एंड दीज स्ट्रिप्स यू कैन सी, ये जो आप देख पा रहे हो साड़ी के पल्लू में, ठीक है, ये सब गोल्ड है। 22 कैरेट का गोल्ड होता है ये। अब बताइए इंसान कैसे ना जुड़े? सबसे प्रीशियस जो होता है, हीरा का तो वैल्यूएशन आगे पीछे हो जाता है, बट सोना इज सोना, राइट? बिल्कुल। तो सोना को आप जब झोंक दे रहे हो पेंटिंग में, बोलते ना दिल तो लगा ही बैठोगे। अब ऐसा ना, ये तो हमारे मतलब कल रही है तो लगाना पड़ती है कुछ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चित्र को देखते बोलते हैं गोल्ड कहाँ लगाया आपने। चित्र से मतलब नहीं है, गोल्ड से मतलब वो गोल्ड देखते कि गोल्ड कहाँ लगाया और कैसे लगता है वो। वैसे ये जानने की इच्छा रहती है। मेरे को चित्र से मतलब ज़्यादा है। हाँ। ऑडियंस के लिए मैं गोल्ड का प्रश्न आपसे किया, क्योंकि ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा जी कि एक 100-200 का पेंटिंग और एक ये पेंटिंग, ये देख सकते हैं इसमें ये सिल्वर लगा हुआ पर ओरिजिनल सिल्वर है। अच्छा, ये देख लीजिए आप, इसमें ओरिजिनल सिल्वर, ये सारा सिल्वर है और ये गोल्ड। हाँ जी, अद्भुत। ये सिल्वर अभी इसमें थोड़ा खत्म हो गया। ये ओरिजिनल सिल्वर है ये भी। मैं शायद से ऊपर वाला को बोलूँगा, जो मैं शायद से कोई पुण्य किया था ये सब छूने को मिल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं म्यूजियम में देखा हूँ। हाँ, बट कभी इसको फील नहीं किया। म्यूजियम में दूर से देख रहे हैं, वो जस्ट एक पेंटिंग लगा। हाँ, पेंटिंग है। बट वो पेंटिंग के पीछे का कहानी पता चलने से, कहानी बहुत बड़ी बात है। कहानी बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने दुनिया को पता होना चाहिए, और मुझे लगता है विदेशी लोगों को इसका कदर है बड़ा बहुत ज़्यादा। उनको पूरा इसकी पूरी हिस्ट्री पता होती है पेंटिंग की। क्या आपको पता है, अगर आप इसी देश से हो, वो इसके बारे में? कुछ लोग तो रिसर्च करने के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटीज। अद्भुत अद्भुत निमान जी, मतलब वो आप जो मेरे को दिया ना, मुझे लगा मैं खुद उस एनर्जी को फील कर रहा हूँ और ये सच है। एक जो आप वो जो पीस और माइंडसेट के साथ जो आप किए थे, जी। वो पेंटिंग छूने से मेरे को ऐसा फील हुआ
कि वो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन 100% है। तभी तो हम लोग रात के 12-12 एक बजे हमें पता नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया, और हम लोग अभी भी तो जाके एकदम से फिर ऐसे लगता है यार वो टाइम तो बहुत हो गया, अब चलो अब सोने। और साइंस जो लोग मानते हैं तो आई बिलीव सब लोग को पता ही होगा एटम में वाइब्रेशन होता है, हर चीज़ एटम से बना हुआ है, ठीक ना। इसको फील करने वाली मैटर है। तो इट्स वट एवर आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये साइंस, फिलहाल तो साइंस बेस करके ही बोल रहा हूँ, बट इमोशन साइंस से ऊपर होता है। इमोशंस साइंस से ऊपर होता है। इसका मतलब जो चीज़ जानते हैं वही है और जो नहीं जानते वो नहीं है। थोड़ा सोचने वाली बात है। दीवान जी, आप इतना समय देते हो, कितना कितना घंटा देते हो दिन में? दिन में जी तकरीबन अगर मैं सुबह 9 बजे बैठ जाऊं तो उसमें टोटली आप 2 घंटा रेस्ट रख लीजिए, एक खाने पीने में और 1 घंटे की रेस्ट। बाकी रात के 11 बजे तक तो मैं काम करता ही करता हूँ। तो आप देख लीजिए अभी। मैडम को दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं होता, मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, कभी अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तब मेरे को अंदर से आवाज़ आती है या कॉल आ जाती है कि आप अब उठ जाओ, सो जाओ, भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और बताऊँ कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, ना ज़्यादा की इच्छा है और ना कम में ये असंतुष्ट है, संतुष्टि है पूरी। थोड़ा ये बताएंगे, कोई भी अगर पेंटिंग का प्रोफेशन लेता है उनको किस किस तरीका का जॉब मिल सकता है या किस किस तरीका का काम वो कर सकते हैं जीवन में? इसमें ऐसा है कि एक तो अब अगर आप सरकारी इसमें लें तो ड्राइंग टीचिंग वगैरह लेते हैं, उसमें तो मतलब मैक्सिमम ये होते हैं, चांसेस होते हैं जॉब लगने के। जैसे ड्राइंग टीचर लग गए सरकारी स्कूल में। हाँ, सरकारी स्कूल में। और बाकी दूसरे जितने भी है, जैसे हमारा ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का या ऑयल पेंटिंग या दूसरे कोई भी विजुअल आर्ट जो भी हैं, उसमें तो फिर इसकी डिग्री वगैरह करने के बाद प्रोफेसर लाइन में चले जाते हैं, टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। इसमें भी अब स्कल्पचर में भी उसका ही सेम यही है, उसमें फिर नेट वगैरह की परीक्षा अगर आदमी पास कर ले या अच्छी डिग्री वगैरह मास्टर वगैरह कर ले तो फिर उसमें कि इफ़ यू आर अ पैशनेट प्रोफेशनल तो भैया पैसा आपको फॉलो कर ही लेगा आज या कल। बट बस प्रोफेशन पैसा देख के खोज रहे हैं तो भैया आज किसी चीज़ का हाइप है, कल किसी और चीज़ का हाइप होगा, परसों कोई और चीज़ का हाइप होगा। कितने बार तुम भटकते रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिविजुअली भी अगर आप अपना करो तो इसमें भी काफ़ी चांसेज हैं। अपना स्टूडियो अगर आदमी ठीक ढंग से चलाए और अपनी मार्केटिंग वगैरह की थोड़ी जानकारी हो तो बंदा काफ़ी कुछ कर सकता है। आप मार्केटिंग कैसे करते हो अपने प्रोडक्ट का? हमारी मार्केटिंग तो ऐसा कि अब हमें तो अब इतना टाइम हो गया तो कुछ सरकारी तौर पर भी हो जाती है, बाकी हमारे कुछ अपने कॉन्टैक्ट भी हैं, हमारे जानने पहचानने वाले भी हैं, तो उनके द्वारा हमारा साथ चलता रहता है काम। कुछ नए भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ। कभी जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो नए लोग भी हैं जो एक दूसरे से जानकारी है, कहीं से हमारा नंबर लेके हमारे साथ कांटेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप से या फेसबुक पे। कभी हम इंस्टाग्राम पे पेंटिंग डालते हैं तो फिर कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया सबसे बड़ा। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया से आपका कैसे क्वेरीज आता है? आजकल मैक्सिमम सोशल मीडिया से चलता है, क्योंकि आजकल अभी मैं यही जो पेंटिंग बना रहा हूँ तो ये भी एक लेडीज़ हैं कोई, तो उन्होंने बताया कि आपका नंबर मेरे को वहाँ से मिला जी, तो ठीक है जी मेरे को पेंटिंग है जी। वो कभी म्यूजियम आए होंगे, म्यूजियम में तो उन्होंने वो ये मेरी बनी हुई पेंटिंग लगी है वहाँ पे, तो उन्होंने देखी होगी तो बोलते मेरे को चाहिए, मैंने कहा ठीक है बना देंगे। तो मतलब ऐसा चलता रहता है ये सोशल मीडिया के थ्रू ही। जो पेंटिंग आप अभी बना रहे हो इसका वैल्यूएशन क्या होगा? ये पेंटिंग 25 सिल्वर इसमें कोटिंग किया है। ये 25,000 की पेंटिंग है। एक बार दिखाइएगा। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हो ना, अभी ये एक कागज का 1/4 ऑफ अ चार्ट पेपर है। सही है ना? सही बात है। हैंडमेड शीट A4 साइज पेपर से थोड़ा सा बड़ा होगा शायद। हाँ, बड़ा थोड़ा सा। इसका दाम 25,000 है ओनली। पेपर का नहीं पर पेपर का नहीं। बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी का आत्मा जुड़ रहा है इसके साथ, कला जुड़ रहा है। जो तो इसको 25,000 से भी वो बेच रहे हैं। हाँ, ठीक है जी जी। इसका भाव 1 लाख भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए पेंटिंग को बिडिंग किया जाता है। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूँ कि कला का कोई ऑक्शन वाला फंडा आता है, कोई मोल नहीं है इसका, तो बोली लगता है। बोली
Right. अभी 6 करोड़ में बिक गई पेंटिंग है कांगड़ा पेंटिंग पीछे, तब 3 करोड़ में बिक रही है पेंटिंग, बिक रही है। आप जो पेंटिंग पीछे देख रहे हो, जो जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ ये इंडिया से, पीछे दे रहा बंदा मेरे को, पैसे दे रहा था इसके बट वो 3.5 लाख रुपया। बहुत मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि आप 3 करोड़ में भी उसको ना ना बेचोगे ना, नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा भाई, बना दूंगा मैं, इसकी रेप्लिका बना दूंगा भाई, इसको ये नहीं दूंगा भाई। जयपुर से मेरा जानने वाला ये बंदा, वो बोलता कि आप, मैंने कहा नहीं। और उसने मेरे को ये भी ऑप्शन दिया कि आप कभी भी बेचोगे तो मेरे को एक बार कॉल जरूर कर लेना। मैंने कहा यार कभी अगर बन परिस्थिति जाएगा, पैसा आ जाएगा चला जाएगा, वो माहौल कब बने। मेरे को पता चला, क्योंकि जब हम ये अप्लाई करते हैं ना अपना नेशनल अवार्ड अवार्ड के के लिए, लिए, हाँ। तो उसकी 3 मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, हाँ जी, एक यहाँ हमारे स्टेट में, 2 दिल्ली में। तो उस दिल्ली में जब फर्स्ट मीटिंग हुई ना, तो उसमें मेरे को इतना पता चला कि आपका नंबर आ गया है, लेकिन अभी 99% है, अभी 1% नहीं बोल सकते। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो अंदर से फिर थोड़ा थोड़ा वो शुरू हो गया कि यार अब पता नहीं, अब दूसरी मीटिंग नेक्स्ट मंथ में थी। फिर मेरे को नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि एक लेटर आ गया कि आपकी जो वो पेंटिंग सेलेक्ट हो गई है, बट आपको दिल्ली में आके डेमो देना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को पता चल गया कि अब सिलेक्शन हो गई है अब, और उन्होंने लेटर जब भेज दिया तो चलो फिर कुछ ऐसा बीच में कुछ वहाँ कुछ ऑफिशियली कोई गतिविधियाँ ऐसी हो गई कि वो हमारा डेमो वगैरह नहीं हुआ, और डायरेक्टली हमें फिर बुला लिया गया कि आप आ जाइए अपना अवार्ड लेने के लिए। माँ चामुंडा का आशीर्वाद जी, था। और जो आप झूठ मानने की, अभी भी जो इसका फोल्डर पड़ा होगा ना मेरे पास यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने माँ चामुंडा का जो तिलक लगाया हुआ अभी भी मैंने रखा है, मैं बताऊँगा बाद में आपको। और सबसे पहले मैंने माँ के चरणों में वो चढ़ाई थी और भेजी थी, और जब वापस आई तब भी मैं मंदिर गया पूरे परिवार को लेके, और वहाँ पहले जाके वो जो भी मेरी इच्छा थी वो मैंने चढ़ा के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरे को वहाँ से 1 लाख रुपया देते हैं वो अवार्ड मनी हिसाब से। अवार्ड मनी, वो मैंने किसी भी इसमें नहीं खर्चा किया कि मैंने अपने लिए ना कि अपने बच्चों के ना, मैंने घर में आके भगवती का जगराता करवा दिया और यहाँ पे भंडारा लगा के लोगों को खाना खिला दिया उसका। मैंने उसमें से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चा। उस वक्त वो पल जो होते ना, मेरे तो पूरी फैमिली गई थी, हमें 10 आदमी साथ में ले जाना अलाउड होता ना वहाँ पे। तो हमें भी वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि एक दिन तो पूरा रिहर्सल हुई हमारी पहले। मॉक होता है। हाँ, एक दिन सेम पूरा पहले दिन हुई, ड्रेस रिहर्सल जो होता है। कैसे आपने जाना है, कैसे आना है, कैसे आपने दोबारा चेयर पे बैठना है। तो दूसरे दिन फिर जब वो धीरे धीरे वो धक धक लगी हुई, जब राष्ट्रपति जी आ गए तो वहाँ पर पहले दिन हमें बोल दिया गया था कि मतलब सुई गिरने की आवाज़ तक नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। हल्ला रोड़ा तो दूर की बात है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपने। और जब आपको चेयर से उठ के तो पूरा उन्होंने सर्कल कैसे एक पूरा चैन बनाया होता है। हाँ, एक प्रोटोकॉल होता है। आप जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आप जब अवार्ड लेने जाते हो, कोई भी कहीं पर भी कोई भी स्तर पे आप अगर अवार्ड लेने जाते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो आपको पहले दिन उसका रिहर्सल कर लेना पड़ता है। ड्रेस रिहर्सल जिसे बोला जाता है। आप कैसे चलोगे, किस जगह से आप स्टेज में चढ़ोगे, फिर आप किस पोस्चर में आप लोगे अवार्ड। ठीक है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हाथ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं, आप कुछ नमस्ते कर सकते, ना उनके चरण छूने ना, हाँ ना कुछ, आप बॉडी छू नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आप अवार्ड लोगे, फोटो की तरफ देखोगे, फोटो खिंचाओगे, फिर आप बिल्कुल वहीं से अपने सेट। तो एकदम ये हमारे समय आपके समय तो हमारे आज भी हमारे जब याद आते हैं तो ये बोलते ना यादगार जो है, सुनहरी यादें। और इसको लेके आप हंसते हंसते आखिरी सांस तक ले सकते हो। अंबानी लोग के साथ आपका कैसे, उनको कैसे पता चला अनिल अंबानी, टीना अंबानी जी को आपके बारे में? उनके साथ ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ से एक मैडम थे, उषा भाटिया जी, उनके तो वो उनके वहाँ ना जो उन्होंने अपना एक आर्ट जो बना रखा था, म्यूजियम टाइप जो कुछ भी, उसके क्यूरेटर थे वो। अच्छा, मैडम को बना था। क्यूरेटर का मतलब आपको सबको बता दो, क्यूरेटर का मतलब म्यूजियम का जो हेड होता है, म्यूजियम का जो डायरेक्टर पोजीशन होता है, उनको क्यूरेटर बोला जाता है। तो उनको मैडम को क्यूरेटर बना रखा था। तो उनके साथ हमारे गुरुजी का मतलब बोल चाल और अच्छा उनका वो था, रिलेशन था। फिर एक बार क्या हुआ कि
अनिल अंबानी जी ने एक एग्जीबिशन लगवाई हम वहाँ बॉम्बे में। तो उसमें फिर मैडम ने हमें भी बोला कि हमारे गुरुजी को बोला कि अपने स्टूडेंट्स की पेंटिंगें भी भेजो कुछ। तो यहाँ से सभी की पेंटिंगें भेजी हमने, एक एक दो दो जितनी पेंटिंग हुई हमने भेजी, और काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन हुई वो। और उसमें काफ़ी वाह वाह हुआ हमारे हिमाचल वालों की कि नई कांगड़ा पेंटिंग में। और मुंबई में उसमें, हाँ, और उसमें एक पेंटिंग मेरी ना, वो कौन सी वो किताब थी, द टाइम्स की, क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया में, उसमें छपी। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। अखबार है, हाँ, अखबार है उनका, जर्नल भी चलता था, मैगजीन की वो थी, मैगजीन में, मैगजीन में पड़ी हुई मैगजीन यहाँ पे। ओके। तो मेरे को नहीं पता था। फिर वो गुरु बाया बाया मेरे को एक बार फोन आया गुरु जी का, बोला यार तेरी वो मैडम बड़ी तारीफ कर रहे थे, तेरी पेंटिंग छपी है, राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई थी मैंने। तो बोलते यार वो तू पता कर जरा। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं फ़ोन करूँगा उस वक्त में। फिर वो मैडम बोलते ऐसे, फिर उनका मेरे को फ़ोन आया मैडम का, मेरे को पता। फिर वो जब उसकी पेमेंट वगैरह का, फिर वो पेंटिंग सारी उन्होंने रख ली। उन्होंने हमें नहीं वापस भेजी, वो रख ली उन्होंने, सेल कर, मतलब सेल होगी सारी वो पेंटिंग है ना, जितनी भेजी थी हमने 20-25 पेंटिंगें, वो सब उन्होंने रख ली। जो डिस्प्ले में था जो, हाँ, वो उसकी हमें पेमेंट हो जिसका भी नाम से वो भेज दी मैडम ने। भेजी मेरे को सभी की, पर जिसका नाम था उसी नाम से उन्होंने बोला कि कोई इतनी। तो मतलब फिर वो धीरे धीरे उनसे मेरा, सिर्फ हिमाचली पेंटिंग था, मतलब कांगड़ा पेंटिंग और भी थी, डिफरेंट अक्रॉस इंडिया, काफी ऑल इंडिया उनको तो उन्होंने तो काफी बड़ी रेजिडेंसी बनाई। ये जो एग्जीबिशन हुआ था, ये एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ था? म्यूजियम में हुआ था ना, बॉम्बे में। उन्होंने अपने म्यूजियम, उन्होंने एक म्यूजियम बना रखा वहाँ पे। अच्छा, अंबानी ने। अच्छा, अपने घर पे? हाँ, घर पे नहीं, उनको कोई ऑफिस है। अच्छा, अपने प्राइवेट प्लेस में टीना अंबानी ने अपने प्राइवेट प्लेस में। और वहाँ काफी बड़ी हस्तियां आई थी, अपने सेलिब्रिटीज सब आए हुए, जो भी थे बॉलीवुड हीरोज वगैरह। हाँ, तो उनके साथ फोटो भी थी हमारी। अच्छा, ये कौन सी साल की बात है? ये कम से कम मेरे ख्याल 2012-13 की बात है। अच्छा। फिर जाके फिर मैडम से मेरा भी बोलना चालना, जब उनसे बातचीत शुरू हो गई, फिर एक बार मैडम ने मेरे को बोला कि आपको अगर हम बॉम्बे बुलाएं तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा आ सकता हूँ। बोलते बस आपने आने जाने का सब हमारा होगा, रहना खाना पीना सब हमारा, बस आपने पेंटिंग बनानी है। मैंने कहा पर मैं अकेला नहीं भाई, थोड़ा डर भी लगता पहली बार जाना तो। और जब उन्होंने बोला कि हमने हवाई जहाज की टिकट आपकी, तो फिर और थोड़ा ही हो गया कि यार हवाई जहाज में अकेले कैसे बैठेंगे। वो पहली बार। तो फिर वो मैडम ने कहा कि नहीं आपके गुरुजी आ रहे हैं, उनके साथ आना आपने। फिर मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है। मंडी कलम खत्म हो चुका था। कारण ये कि एक तो वही बात आ जाती है कि इसको जानने पहचानने वाले लोगों की कमी, और दूसरी बात ये कि करने वालों की कमी। अब जैसे वहाँ अगर एक आर्टिस्ट अगर वो भी ख़त्म हो गया, अब उसके आगे किसी ने सीखा ही नहीं, तो फिर वो कला नहीं सीख रहे। वही तो मैं बता रहा हूँ कि कला ख़त्म हो गई। फिर वहाँ पर अब एक लड़का है, उसने शुरू किया, वो टीचर अभी तो रिटायर्ड हो गया, उसने फिर हमारे पास आया, वो काफ़ी टाइम आता रहा हमारे पास। फिर हमारे से उसने थोड़ा ध्यान लिया कि मंडी कलम को मैंने जीवित करना है। और अब उसकी वो तो काफ़ी फेमस हो चुका अब तो मंडी कलम में। यहाँ 2 क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहा। पहला कि कांगड़ा पेंटिंग, बाकी जो पेंटिंग आप बताए मंडी का, कुल्लू का, चंबा का, इनसे कैसे अलग है? दूसरा, आपने डिस्कशन की शुरुआत में बोला कि विदेशी लोग आके वो सीख के जा रहे हैं, पर हमारे लोग उतना सीख नहीं रहे। क्यों? ये 2 क्यों का प्रश्न हम जानना चाहेंगे। लोग सीख के जा रहे हैं ना, और हमारे लोग नहीं सीख रहे हैं, ये सारी पेशेंस की कमी है हमारे लोगों में। अब मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि उतनी ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं इस पेंटिंग को पहली से लेकर 10वीं तक सीखूं। अब मैंने प्राइमरी पढ़ाई करनी है तो 5वीं तक तो मैं पढ़ूंगा, फिर 10वीं तक पढ़ूंगा, धीरे धीरे चलेगा ना। अब मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे को आप भाई 10वीं में एडमिशन दो, पहली क्लास मैंने नहीं पढ़नी है, तो हमारे पास ज़्यादातर उस तरीके के जो है वो सीखने वाले आते हैं। वो 2 दिन लगाएंगे, पेंसिल से काम करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे नहीं गुरुजी अब ये आप मेरे को थोड़ा कलर करना बता दीजिए। अच्छा, 2 दिन में? हाँ, तो अब 2 दिन में हम लोगों ने 5-5 साल की ट्रेनिंग की है, और हमें मैं सही बात बता लूँ 3-3 महीने तो ये ब्रश और स्याही से काम करना पड़ता था। रंगों की तो बात ही छोड़ो, ये भी नहीं पता होता रंग है होते क्या हैं। तो वो लोग बोलते कि नहीं गुरुजी अब ये पेंसिल लिए नहीं, अब आप मेरे को आप रंग बताओ और मैं फिगर बनाऊंगा जी। और एक से नहीं काफ़ी, और जो फॉरेनर लोग हैं उनमें पेशेंस काफ़ी होती है। ये कुछ समझने वाली बात है। हमें पेशेंस के लिए जाना जाता था,
इंडियंस वर नोन फॉर पेशेंस, और अभी भी इंडियंस को, अगर इंडियन डायस्पोरा का बात बोलूं मैं, इंडियंस आर नोन फॉर पेशेंस। बट दिक्कत यह है हम अच्छा काम बाहर जाके कर रहे हैं, हाँ अपने देश में कर रहे हैं, बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो इंडियन में है, कुछ संख्या कम रहा है हमारे देश में जो कंसंट्रेशन, एक तो जुड़ाव अपने काम के साथ, और दूसरा कनेक्शन नहीं कनेक्शन नहीं बना पा 100 में से 5 लोग आएंगे जो बोलेंगे नहीं जी मेरे को सीखना है। अब धीमान जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला हम सबको। अब जाते जाते आखिरी एक सवाल मैं पूछूंगा, जी जी। अगर कोई भी पैशनेट पेंटर जो इसको हॉबी हिसाब से, कोई भी पेंटिंग को हॉबी हिसाब से देख रहा है या पेंटिंग को पैशन हिसाब से देख रहा है, और आपका साथ ये वार्तालाप देखने के बाद उसको इच्छा हुआ कांगड़ा पेंटिंग को एज अ पैशन या प्रोफेशन लेने के लिए, 5 रास्ता खरीदने की या 5 वेज या 5 तरीका, किस तरीके से वो एक प्रोफेशनल कांगड़ा पेंटिंग आर्टिस्ट बन सकता है, मतलब सीखने के लिए उसको प्रोफेशन बनाने के लिए, उसके लिए फंडामेंटल लेवल, एकदम स्क्रैच लेवल से उसको कला में अपना फ्यूचर या कुछ भी उसने आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले उसको ये लेके चलना कि मैंने अगर यहाँ पे पेंटिंग सीखनी है तो, क्योंकि हमारे पास इस पेंटिंग को सीखने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 महीने से लेकर 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर बंदा, एक पर्सन मन लगा के सीखे तो 1 साल में भी सीख सकता, वो आर्टिस्ट बन सकता है। पर अगर वो बोले कि मैंने, और हमारे पास कुछ लोग आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं जी मैंने अभी शुरू किया, हम बोलते हैं कि पेंसिल से अभी आपको इसका फेस बनाना पड़ेगा, हाथ पैर बनाना पड़ेगा, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो वो बोलता नहीं जी मैं 2 दिन के बाद, बोलता नहीं मैं आप मेरे को कलर भरना सिखा दीजिए जी, तो वो पहली से एडमिशन नहीं लेगा, वो 10वीं में एडमिशन चाहेगा। दूसरी बात, अगर वो उसमें उसके पेरेंट्स हमारे पास छोड़ गए हैं और अगर वो बोलेगा कि यार गुरुजी ने एक लाइन लगाई है मैं नहीं करके कल मेरे को नहीं आता ये मैं नहीं करूँगा, मेरे को आप वही कराइए जो मैं चाहता हूँ, तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और ऐसा होता है यहाँ पे, हमारे पास कई लोग आते हैं, अभी ये छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो पेरेंट्स बच्चों को फीस ले लीजिए जी आप हमारे से बच्चों को सिखा दीजिए। हम लोग फीस नहीं लेते हैं, बच्चों को पहले सीखने वाला हो तब आप हमारे पास छोड़िए ना उसको। तो छोटा सा बच्चा आ जाएगा उसको हम क्या सिखाएंगे, थोड़ा बच्चा माइंड से भी थोड़ा सेट होना चाहिए, ज़रा उसको पता होना चाहिए पहले कांगड़ा पेंटिंग चीज़ क्या है, उसको हम सिखाएंगे, वो सीखेगा भी। और सीख के गए हमारे पास यहाँ पे 2-2 3-3 महीने रह के गए बच्चे यहाँ पर, लोग बच्चे क्या बूढ़े भी सीख के गए हमारे पास पेंटिंग। आप अपने स्टूडेंट को लोगे कि नहीं लोगे वो परखते कैसे हो? इनिशियली आप मतलब 5-10 मिनट में कैसे परख लेते हो? उसका एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं कि एक कागज पे हम उसको फेस चेहरा बना के दे देते हैं, इसको बना, मैंने आप एक चेहरा बना के हाँ, दे देते हो, दे देते हैं, उसको बोलते हो सेम टू सेम आप बनाओ, सेम बना भाई, सिंपल सा चेहरा, सिंपल सा जैसे ऐसे एक चेहरा दिख रहा है, सिंपल ब्रश पेंसिल से बना देंगे, बट ये तो बहुत माइक्रो लेवल में तो उसको अगर पेंसिल से बना देगा ठीक है भाई तेरा पहला जो एग्जाम पास हो गया, फिर उसको हाथ पैर दे देंगे बनाने को, मतलब ये छोटा सा। और ऐसे ही सिखाया हम लोगों ने, टेस्ट लेंगे या उसको गणपति जी की दे देंगे, वो जितना बनाता जाएगा वो उतना उसका 10 में से 20-50 नंबर ऐसे लेता जाएगा, उसको पास हो गया। प्रोसेस वही है कि फर्स्ट से लेकर 10 तक की पढ़ाई वाला ही। आशा करता हूँ ऑडियंस आप इतना देर हमारे साथ जो ये सफ़र में चले और धीमान जी का जीवन के जो एक्सपीरियंसेस है उनसे जो हम लोग सीख पाए, समझ पाए, इतना देर में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेंटिंग अच्छा लगता अगर है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, आज हम कांगड़ा पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम कोई और पेंटिंग फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। बात फॉर्म का नहीं, बात है बेसिक स्किल सेट, पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आगे जाके फॉर्मेशन, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जो जैसे हमने पहले डिस्कशन में बताया, ये जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के फॉर्मेशन में आता है कांगड़ा पेंटिंग।
ठीक है, जानना और करने में अंतर है। पहले जानो, फिर इंटरेस्ट और बिल्डअप हो जी। तो आगे बढ़ो, तो एनी टाइम। बट नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, लाइफ का कोई ना कोई पड़ाव में वो काम में आ जाएगा। धीमान जी, इतना कुछ हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए, आपका पूरा जीवन का जो सफ़र है उसको हमारे साथ रूबरू में एक संक्षेप में पूरा चीज़ों को एक झलक दिखाने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका जो एक्सपीरियंस है आगे चल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें लगता है ये करना चाहिए बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, शायद से ये एपिसोड देखने के बाद थोड़ा स्ट्रेंथ मिले। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, हमारे साथ मुलाकात हुई आपकी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।